गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 के जो पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर का ये फोर्थ वीडियो है। तो इस वीडियो में स्पेशली हम लोग डिस्कस करेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इताली। तो यहाँ पर इससे पहले हम लोग देखा जाए तो 3 वीडियो हम लोग बना चुके हैं। जिस वीडियो में पहला वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का डिस्कस किया है फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर। वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो टाइम पीरियड है 1789 से स्टार्ट करके ये 1799 तक हम लोग उस वीडियो में डिस्कस किया है। और जहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में वहाँ का फ्रांस का हालत और उसके बाद फ्रांस के सोसाइटी में कैसे बहुत सारे वहाँ पर चेंज हुआ है और ये उस वहाँ के लोगों के ऊपर कैसे इफेक्ट लेकर आए, उस वीडियो में इस चीज़ को डिटेल्स में डिस्कस किया गया था। 1799 से सेकेंड वीडियो के पार्ट स्टार्ट हुआ है। जो सेकेंड वीडियो में स्पेशली वहाँ पर राइज ऑफ नेपोलियन, फिर नेपोलियन के टाइम पीरियड में कैसे यूरोप में पूरे यूरोप में उनका पावर स्टैब्लिश हुआ था, फिर नेपोलियन का धीरे धीरे करके दूसरे कंट्री के साथ लड़ाई और वहाँ पर नेपोलियन का डिक्लाइन कैसे हुआ 1815 के आसपास। और 1815 में जाकर द वियना कांग्रेस हुआ था, जो उसके खिलाफ में जो कंजर्वेटिव लोग रहते थे, जो स्पेशली ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे वहाँ पर प्रिंस मेटरनी और उनके नेतृत्व में बहुत सारे जो एम्पेरर थे, ये सब लोग कैसे वियना कांग्रेस के ये वियना कांग्रेस के जो मतलब उस कॉन्फ्रेंस में आए थे और वहाँ पर आकर कैसे उन्होंने जो कंजर्वेटिव दुनिया बनाने के लिए बारे में फिर से सोचा है और जो एब्सोल्यूट मोनार्की को वापस ले आने के लिए उन्होंने कोशिश स्टार्ट किया था। उसके बारे में सेकंड वीडियो में डिस्कस किया गया था। और तीसरे जो वीडियो बनाए, ये तीसरे वीडियो में यहाँ पर स्पेशली डिस्कस किया गया है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो अलग अलग आइडियोलॉजी के राइज हुआ था, ये सब आइडियोलॉजी को लेकर वहाँ पर डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। स्पेशली इस आइडियोलॉजी कहाँ से आया है, कौन से कंट्री से इसका राइज हुआ है, लोगों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आया है, इस आइडियोलॉजी का मेन मोटिव क्या है, कौन कौन से लोग इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे और धीरे धीरे आइडियोलॉजी कैसे यूरोप में फैलना स्टार्ट कर दिया, कौन से कंट्री में कौन सी टाइम में ये फैला था, और सबसे बड़ी बात है इस आइडियोलॉजी का इफेक्ट क्या है स्पेशली 1830 के जुलाई रेवोल्यूशन और 1848 के फरवरी रेवोल्यूशन के दौरान। तो ये इसको लेकर थर्ड वीडियो को बनाया गया था। अभी ये फोर्थ वीडियो आ रहा है जहां पर यहाँ द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। हालांकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है और ये जो पीडीएफ बनाया गया है, इस पीडीएफ में द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन और नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ये तीनों पार्ट को लेकर यहाँ पर डिस्कस किया गया है। लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली को लेकर डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट फिफ्थ वीडियो आएगा, उस वीडियो में विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म को लेकर वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा डिटेल्स में। तो अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस वीडियो में जो द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। और स्पेशली जो हम लोग पहला जो पार्ट स्टार्ट करेंगे वो है द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। देखते हैं तो रिलेट टू इटली यूनिफिकेशन, इटली के यूनिफिकेशन से रिलेट करके कौन कौन से पर्सनालिटी है नीचे लिया गया है, हु आर दे, और यहाँ पर एक एक फोटो डाला गया है जिस फोटो के पास नंबर डाला गया है 1 2 3 4 5 6 करके। तो देखते हैं हम लोग एक एक बंदा कौन कौन है नेक्स्ट स्लाइड में जिसका आंसर दिया गया है। पहला जो है काउंट कैमेलिया दे कवूर, जो कवूर पहला जो फोटो यहाँ पर डाला गया। तो ये कवूर उस देखा जाए इटली की यूनिफिकेशन के लिए उनका ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट था, मतलब इसलिए ब्रेन ऑफ इटली यूनिफिकेशन कहा जाता है इनको। तो द ब्रेन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली काउंट कवूर, जो इस टाइम में देखा जाए सार्डिनिया का वहाँ का प्राइम मिनिस्टर थे और वहाँ से उनका ब्रेन मतलब वो जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी उन्होंने लिया था जो इटली के यूनिफिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा किया था। उसके बाद आते हैं जोसेफ मस्सिनी। जोसेफ मस्सिनी देखा जाए जो दूसरा नंबर में, तो इनका काम था इटली को साइकोलॉजिकल थिंकिंग को लेकर, स्पेशली ये इटली के यंग ब्लड लोगों को लेकर काम किया था और सीक्रेट सोसाइटी बनाकर वहां पर उन्होंने जुलाई रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन के टाइम में सरकार के खिलाफ, जो बाहर के सरकार थे उनके खिलाफ उन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया था। तो जोसेफ मस्सिनी का रोल इस चीज के ऊपर डिपेंड था। थर्ड जो था वो है जोसेफ गैरिबोल्डी, यहाँ पर दिया जाए थर्ड जोसेफ गैरिबोल्डी। इन्होंने स्पेशली देखा जाए उनका एक रेड शर्ट नाम का उनका एक आर्मी था, उस आर्मी को लेकर उन्होंने
जो साउदर्न इटली में के जो पार्ट थे नेपल्स एंड सिसिली, वहाँ पर उन्होंने फॉरेन जो रूलर्स थे उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई किया था। तो इनका रोल भी इस जगह में इटली के यूनिफिकेशन के अंदर इनका थोड़ा सा रोल आ जाता है। फोर्थ पार्ट जो थे, फोर्थ जो पिक्चर है ये नेपोलियन थर्ड का है। नेपोलियन थर्ड जो एक्चुअल में देखा जाए फ्रांस के उस टाइम में फ्रांस के रूलर थे, और फ्रांस के जो रूलर थे ऑब्वियसली इनका मतलब इनका इटली के यूनिफिकेशन में इनका रोल इनडायरेक्टली आ जाता है, तो इनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है। और फिफ्थ और सिक्स में जो इमेज डाला गया ये है चार्ल्स एल्बर्ट एंड विक्टर इमानुएल टो। ये दोनों ही बंदा सार्डिनिया के उस टाइम में किंग थे, और बाद में जाकर देखा जाए विक्टर इमानुएल टो जो सिक्स इमेज में डाला गया है, इन्होंने बाद में जाकर यूनिफिकेशन ऑफ इटली होने के बाद इन्होंने इटली का भी किंग का रोल अदा किया था, या इटली का एम्परर बन चुके थे। तो ये 6 बंदा जो इटली की यूनिफिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो इस 6 लोगों का फोटो यहाँ पर डाला गया और उनके संबंध हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर इटली के यूरोप के मैप डाला गया, जहाँ पर देखा जा रहा है कि इटली जो नीचे ये ग्रीन वाला जो है वहाँ पर इटली लिखा हुआ है, और इसके पड़ोस कंट्री को अगर देखा जाए तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आता है फ्रांस, यानी फ्रांस नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बाउंड्री से इटली से साथ रिलेट हुआ है। ऊपर में स्विट्जरलैंड, और उसके राइट साइड में नॉर्थ ईस्ट में आता है ऑस्ट्रिया, तो और नीचे आता है स्लोवेनिया। तो ये देखा जाए ये ऑस्ट्रिया जो और फ्रांस जो इटली के फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही ज़्यादा वो इफेक्ट करके आते थे। और ये जो मैप है ये आज के दिन का मैप है। तब ये देखा जाए ये स्लोवेनिया और ये जो स्विट्जरलैंड ये सब एरिया ये ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर थे। मतलब उस टाइम में फ्रांस का बूर्बो डायनेस्टी और ऑस्ट्रिया का जो हैब्सबर्ग एम्पायर ये दो देखा जाए इटली के ऊपर पहले कंट्रोल करते थे, बाद में जाकर फ्रांस में आके धीरे धीरे करके जो इटली यूनिफिकेशन के टाइम में वहाँ पर नेपोलियन थर्ड आए थे एम्परर, और ऑस्ट्रिया में तो हैब्सबर्ग डायनेस्टी चल रहा था। तो ये इटली के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अपना कंट्रोल रखते थे। तो ये देखा जाए 1850 के आसपास अगर उस टाइम पीरियड के बात किया जाए, मतलब यूनिफिकेशन के टाइम के पीरियड की बात किया जाए, तो इस टाइम में इटली के हालत ऐसा ही था। जो ये दो किंगडम का सबसे ज़्यादा रोल था इटली के ऊपर। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मैप जो यहाँ पर डाला गया है। ये मैप ये है कि 1858 के दौरान जो लेफ्ट साइड में इटालियन स्टेट्स अलग अलग जो पार्ट में डिवाइड थे उसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। जैसे नंबर 1 में डाला गया सेवॉय एंड सार्डिनिया, यहाँ पर ग्रीन कलर का दिया हुआ है लेफ्ट साइड में। जो नंबर 1 सेवॉय जो फ्रांस के बाउंड्री के पास आता है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बाउंड्री के पास, और नीचे में एक आइलैंड है ये भी है। तो ऊपर वाला है सार्डिनिया, नीचे वाला सेवॉय। तो ये सेवॉय और सार्डिनिया जो देखा जाए उस टाइम में उस टाइम में देखा जाए एकदम से सिर्फ वही आज़ाद था। इटली के जो और भी जो वहाँ पर लोकल लोग थे उनके अंदर सिर्फ यही आज़ाद स्टेट था। लेकिन बाकी जो लोग हैं जैसे लोम्बार्डी बाकी स्टेट लोम्बार्डी और 2 नंबर में है, और 3 नंबर में वेनेशिया, मतलब येलो कलर का, ये 2 ऑस्ट्रिया के अंदर आ जाते थे। ऑस्ट्रिया के जो हैब्सबर्ग एम्पायर थे उनका कंट्रोल था ये लोम्बार्डी और वेनेशिया में। उसके बाद 4, 5, 6 ये जो 3 पार्ट थे ये ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर जो फ्यूडल लोग होते थे, मतलब छोटे मोटे राजा टाइप का नहीं है, छोटे मोटे लोग फ्यूडल टाइप लोग, ये लोग ये जगह पर कंट्रोल करते थे। मतलब 4, 5, 6 यहाँ पर इनका नाम क्या है, पार्मा, मोडेना एंड टस्कनी। तो ये जगह में उन लोग कंट्रोल करते थे। 7 जो यहाँ पर 7 जो नंबर पॉइंट है ये मिडिल इटली में, ये हो गया पेपल स्टेट। पेपल स्टेट मतलब रोम, ठीक है, रोम या रोमांगा जो भी बोलो, ये पेपल स्टेट वहाँ पर कंट्रोल करते थे। वहाँ पर पोप का कंट्रोल था वहाँ पर स्पेशली, तो ये जगह को पोप कंट्रोल करते थे। और उसके नीचे नंबर 8 में आता है यहाँ पर सिसिलिस और नेपल्स जो ब्लू कलर के है। यहाँ पर फ्रांस के उस टाइम बूर्बो डायनेस्टी के और एक ब्रांच थे, तो उस ब्रांच के जो राजा थे वो यहाँ पर कंट्रोल करते थे, ये सिसिलिस एंड नेपल्स में। तो 8, 9 ये 2 हो गया। उसके बाद देखा जाए 10 में मोनाको आ रहा है, और एक सैन मैरिनो है 9 नंबर में। यहाँ पर सैन मैरिनो बोला जा रहा है 9 नंबर में, और 10 नंबर में मोनाको। ये 2 जगह था, जो 2 जगह उस टाइम में एकदम से देखा जाए पूरा आज़ाद था। ये 2 जगह, ये वहाँ पर छोटे मोटे रूलर्स थे और वो अपने हिसाब से वहाँ पर चलता था। तो ये 1858 के टाइम पीरियड में इटाली स्टेट के हालत बोला जा रहा है। उसके बाद 1859 के से 1870 जो राइट साइड के मैप है, यहाँ पर कैसे इटली की यूनिफिकेशन हुआ और यूनिफिकेशन होने के बाद इटली के मैप कैसे हुआ, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर
वो मैप को थोड़ा सा यहाँ पर डाला गया है। मतलब इताली यूनिफिकेशन तब धीरे धीरे हो रहे थे और जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 1859 से 1870, तो इस टाइम में पूरे इताली की यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ था। ये देखा जाए उसके बाद नेक्स्ट जो मैप है, इस मैप में भी इटालियन मैप जो इटालियन टर्म से डिसाइड हो रहा है कौन कौन से स्टेट को कौन कौन से साल में कैप्चर किया गया था, इस चीज़ के मतलब को कैप्चर किया गया था और कोशिश किया जा रहा था कब से कैप्चर करने की कोशिश किया था और कब से फाइनली कैप्चर हुआ है। तो उसका एक मैप यहाँ पर छोटा सा डाला गया है। इसको वीडियो को पॉज करके तुम लोग ये देख सकते हो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में जो स्पेशली यहाँ पर दिया गया है कि इताली की यूनिफिकेशन के टाइम में जो पर्सनालिटी का यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल था उनके बारे में छोटा छोटा करके इंफॉर्मेशन देकर यहाँ पर डिस्कस किया गया है। जैसे पहला जो बंदा है ये मतलब इन सब का थोड़ा सा साइकोलॉजिकल यूनिफिकेशन के लिए उनका रोल था। साइकोलॉजिकल मतलब अपने मन से या अपना सोच से इनका यूनिफिकेशन करने के लिए इनका रोल था। तो देखते हैं इन सब का नाम। पहला जो बंदा था ये नाम है विंसेंजो जियोबर्टी, इटालियन। उनका टाइम पीरियड 1801 से 1852। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने द मोरल एंड सिविल फार्मेसी ऑफ द इटालियंस। तो इन्होंने स्पेशली जिस चीज़ के ऊपर महत्वपूर्ण दिया था वो था नैतिक और मनस्तात्विक जो रोल है, मतलब साइकोलॉजिकल सोच जो था इस चीज़ के ऊपर इटालियन का, ये इस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा उन्होंने रोल देना मतलब इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया था। उसके बाद एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और ये सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का सपोर्टर थे वो थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब ऐसा एक मोनार्की सिस्टम बनाया जाए जो इस मोनार्की सिस्टम में जो राजतंत्र रहेंगे लेकिन राजा अपने काम के लिए पार्लियामेंट के पास या कॉन्स्टिट्यूशन के पास वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ऐसा वाला एक सिस्टम वहाँ पर बनाने के लिए बोला गया था। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो कि 1789 से पहले पूरे मतलब वर्ल्ड में देखा जाए, मतलब यूरोप में देखा जाए एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम था। 1789 के बाद वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सिस्टम आए फ्रांस में। तो उसके बाद 92 के बाद से रिपब्लिकन गवर्नमेंट के अलग अलग फॉर्म आए, लेकिन इस रिपब्लिकन जो गवर्नमेंट का सिस्टम था इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम आना स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइम में इटली में जो मतलब जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट थे, जो फिलोसफर्स थे, ये इनका मतलब ये तो एब्सोल्यूट मोनार्की तो नहीं चाहते थे, लेकिन आप रिपब्लिकन गवर्नमेंट भी नहीं चाहते थे क्योंकि रिपब्लिकन गवर्नमेंट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। तो ये इनका सोचना था कि अब गवर्नमेंट बने तो कैसे बने। तो ये स्पेशली उस टाइम में ये चाहते थे कि राजतंत्र के अभी पूरे हटाना से अभी फायदा नहीं है, राजतंत्र रहना चाहिए लेकिन राजा को पावर को भी लिमिटेशन होना चाहिए। मतलब राजा अपने काम के लिए भी किसी के पास रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और जनता अगर चाहे तो राजा को भी हटा सकते हैं। तो ये इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम को भी अप्रोच किया था इस टाइम के अकॉर्डिंग। इस टाइम के अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, यही सोचते थे बाकी सब साइकोलॉजिकल लोग। तो दूसरा जो बंदा है ये इसका नाम है सिजारे बल्बो। 1789 से 1853 तक इनका टाइम पीरियड। स्पेशली इनका जन्म हुआ था 1789 में, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ही इनका जन्म हुआ था। और ये क्या करते हैं, होप्स ऑफ इटली, मतलब ये पूरे इटली को आशा करते हैं, मतलब पूरे इटली एक यूनिफिकेशन होगा, ये इस सिस्टम को ये सपोर्ट करते हैं। पॉइंटेड आउट एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल डिविजन्स एंड इटालियन फेडरेशन। तो ये क्या चीज़ को पॉइंट करते हैं, ये पॉइंट करते हैं कि एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल डिवीजन, मतलब जो पॉलिटिकल डिवीजन जो है, जो पहला वाला जो पॉलिटिकल डिवीजन है उसको एक पॉइंट किया था उन्होंने, एंड इटालियन फेडरेशन। तो इटली एक फेडरेशन मतलब वो बनाने के लिए उनको जगह पर बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस दिया था। मतलब पहले वाले जो इटली के वहाँ का जो पॉलिटिकल डिवीजन है, मतलब जैसे इटली के नॉर्दर्न पार्ट में ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रियन फ्यूडल लोगों का है कंट्रोल, साउदर्न पार्ट में फ्रेंच और मिडिल पार्ट में पेपल स्टेट का कंट्रोल है। तो ये सब पॉलिटिकल डिवीजन को उन्होंने इंडिकेट किया था और सबसे बड़ी बात है उन सबको एक करके बाद में एक इटालियन फेडरेशन गठन करने के लिए बारे में उन्होंने बोला था सिजारो बेल्बो। इसके बाद है मैसिमो दे लियो, मतलब एजेगलियो। तो मैसिमो दे एजेगलियो 1798 से 1866 तक इनका टाइम पीरियड। इन्होंने क्या किया, रिसेंट इवेंट्स इन रोमांगना, मतलब उस टाइम में रोमांगना मतलब जो रोम के पास में आता है, ये वाला पोर्शन में कुछ कुछ इवेंट हुआ था, उस इवेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने फोकस किया था। और उसके बाद ही क्रिटिसाइज पोप ऑफ रोम एंड एक्सट्रीमिस्ट रिपब्लिकन्स एज रोमांटिक थिंकर्स। तो उन्होंने आप पोप के जो काम करने का जो तरीका था रोम में,
तो इसको उन्होंने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। एंड एक्सट्रीमिस्ट रिपब्लिकन्स, और उसके साथ साथ भी जो एक्सट्रीमिस्ट रिपब्लिकन्स है, रिपब्लिकन्स मैंने बताया था, रिपब्लिकन्स पिछले वीडियो में बताया था कि जो आम जनता जो चाहते थे कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार आना चाहिए, ये सब रिपब्लिकन्स गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। तो एक्सट्रीमिस्ट रिपब्लिकन मतलब इंडियन हिस्ट्री में भी देखो जो है यहाँ पर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट है, मतलब नरम दल और गरम दल। तो जो गरम दल थे रिपब्लिकन्स के अंदर, मतलब जो मार दंगा करते थे, स्पेशली वो चाहते थे जो भी उपाय हो इसके लिए लेना चाहिए, रिपब्लिकन गवर्नमेंट को अगर रखना है तो ये एक्सट्रीमिस्ट रिपब्लिक का काम को इन्होंने क्या करते हैं, मैसिमो दी एज़िगलियो इनको क्रिटिसाइज किया था एज रोमांटिक थिंकर्स, मतलब एक रोमांटिक थिंकर्स के जरिए। रोमांटिक थिंकर्स मतलब बताया था मैंने रोमांटिसिज्म वही है जहाँ पर तुम अपने प्रोज से, अपने पोएट्री से या अपने स्टोरीज टेलिंग से, म्यूजिक से अपने कुछ इसके बारे में लिख सकते हो, नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी को तुम फैला सकते हो। तो उन्होंने अपने इसी रास्ते का उन्होंने सहारा नहीं आता, इसी रास्ते से मैसिमो द एज़िगलियो उन्होंने भी मतलब ये पोप का और एक्सट्रीमिस्ट रिपब्लिकन्स का क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट जो तीन बंदा है, ये तीन बंदा सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं साइकोलॉजिकल यूनिफिकेशन के दौरान। ये तीन बंदा कौन है? पहला नाम आता है जोसेफ मस्सिनी, 1805 से 1872 तक इनका टाइम पीरियड। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है इटली यूनिफिकेशन का पेन कहा जाता है, पेन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इनका एक यहाँ का में जब जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वो है कि यंग इटली और यंग यूरोप, इन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने फॉर्म किया था। इटली में पहले जब कार्बोनारी मूवमेंट चला था, ये सीक्रेट सोसाइटी का मूवमेंट था, तो उसके बाद कार्बोनारी मूवमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चला था। इस कार्बोनारी जो मूवमेंट चला था इसमें स्पेशली जो इटली के जो कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चलाने वाले लोग ये मिलजुल कर इटली के में मूवमेंट चलाते थे। तो ये मूवमेंट जब फेलियर हुआ था, तो उस फेलियर के दौरान जोसेफ मस्सिनी पहले इस मूवमेंट के पार्टिसिपेंट थे, लेकिन बाद में इनको समझ में आया कि इस मूवमेंट के दौरान रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ तो हम लोग चला रहे, तो ये तो बात तो सही है, लेकिन एक्चुअली में हम लोगों के पास से नहीं जुड़ पा रहे, लोगों के घर में नहीं पहुंच पा रहे। इसमें होता है कि हम लोग लोगों को ये बता नहीं पा रहे कि हम लोग किस पर्पस पे हम लोग ये मूवमेंट चला रहे। तो जोसेफ मस्सिनी आप स्पेशली जिस क्लास के लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया था, वो था यंग ब्लड। तो उन्होंने यंग ब्लड को फोकस किया था। उनका मानना था कि यंग ब्लड लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो जोसेफ मस्सिनी यंग ब्लड को टारगेट बनाया और यंग ब्लड को लेकर इन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, एक यंग इटली और दूसरे यंग यूरोप। यंग इटली जो इटली के अंदर का हालत को संभालते थे, और यूरोप में जो उस टाइम में जो प्रॉब्लम चला था उसको संभालते यंग यूरोप ये ऑर्गेनाइजेशन। दोनों का काम मकसद एक था, लेकिन काम अलग अलग जगह को बेसिस में होता था। तो ये स्पेशली युवा जो लोग हैं उन सबको लेकर ये जो फॉरेन जो उस टाइम में फॉरेन रूलर्स थे उनके खिलाफ ये मूवमेंट चलाते थे। तो इसमें मस्सिनी ने क्या किया? इटालिया फैराडेस ही यूज्ड टू से place youth at the head of the insurgent multitude. You know not the secret of the power hidden in this youth hearts. You will find among the young a host of apostles of the new religion. तो उन्होंने स्पेशली यहाँ इस लाइन का मतलब यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर यंग लोग हैं यही सबसे आगे है। अगर तुम्हें कोई भी मूवमेंट सक्सेसफुल करना है तो यंग लोगों का मदद लेना चाहिए। और यंग लोगों को लेकर, क्योंकि वो अपने अंदर से भी, अपने जो हृदय है उस हृदय से भी यंग है, और इनको लेकर भी जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को एक नए दिशा में ले जा सकते हैं और मूवमेंट सक्सेसफुल भी हो सकता है। ये जोसेफ मस्सिनी का मानना था। उसके बाद जोसेफ मस्सिनी का जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट धीरे धीरे फेलियर हुआ था कि 1830 और 1848 के जो दो रेवोल्यूशन हुए थे, इस रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में देखा जाए मस्सिनी का बहुत ज़्यादा रोल था, लेकिन ये दो मूवमेंट फेलियर हुआ था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे आ जाता है कैमिलो बेंसो, काउंट ऑफ कावूर, जिनको ब्रेन ऑफ यूनिफिकेशन कहा जाता है। तो इटली यूनिफिकेशन का पेन यानी हार्ट जो था, हार्ट एंड सोल था जोसेफ मस्सिनी। लेकिन अगर ब्रेन बोला जाए, मतलब दिमाग किसका, ये काउंट कावूर का था। काउंट कावूर ऐसा एक बंदा है जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी स्तर में ले गए थे इटली यूनिफिकेशन को, जो आइडिया को। तो डिप्लोमेसी मतलब पॉलिटिकल डिप्लोमेसी को लेकर जो कूटनीतिक स्तर में जाकर वो अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, और इसको दौरान इटली को पहला जो सक्सेस वो मिलना स्टार्ट कर दिया था इस टाइम से। और इटली की यूनिफिकेशन के लिए देखा जाए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था एक काउंट कावूर। इनका अगर योगदान ना रहता तो इटली यूनिफिकेशन शायद ही हो पाता। तो इनका टाइम पीरियड 1810 से 1861।
यहाँ पर जो बोला जा रहा है फाउंडर ऑफ लिबरल पार्टी, तो उन्होंने लिबरल आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया था, लेकिन यहाँ पर और लिबरल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले हमेशा होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क को भी वो सपोर्ट करते थे इस टाइम में देखा जाए। तो फाउंडर ऑफ लिबरल पार्टी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ पिडमोंट सार्डिनिया, तो उस टाइम में मैंने बताया कि सिर्फ पिडमोंट सार्डिनिया ही आज़ाद थे, तो वो अपने हिसाब से वहाँ पर इटालियन गवर्नमेंट थे। तो उस टाइम में देखा जाए जो कि मतलब ये पिडमोंट सार्डिनिया का जो किंगडम है, इस किंगडम का वो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पर। तो उसके बाद आता है ही पब्लिश ए न्यूज़ पेपर रिसॉर्जिमेंटो, तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था जिसका नाम था रिसॉर्जिमेंटो प्रीच्ड इंडिपेंडेंस यूनियन पीपल एंड रिफॉर्म्स। यहाँ पर इंडिपेंडेंस के बारे में, यूनियन के बारे में, पीपल वहाँ के लोगों के बारे में और वहाँ पर क्या क्या रिफॉर्म हो सकता है उसके बारे में वहाँ पर बोलना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद है जोसेफ गैरिबोल्डी। गैरिबोल्डी 1807 से 1882 तक इनका टाइम पीरियड। जोसेफ गैरिबोल्डी भी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। ये स्पेशली देखा जाए ये अपने जो आर्मी बनाए थे रेड शर्ट, मतलब जो लाल शर्ट के कपड़े पहनते थे, तो ये रेड शर्ट आर्मी को लेकर उन्होंने साउदर्न इटली में स्पेशली दो जगह था, एक नेपल्स और दूसरा सिसिली, वहाँ पर अटैक किया था और वहाँ पर फ्रेंच के बुर्बो डायनेस्टी के जो रूल और एक ब्रांच थे उनका राज चल रहा था, तो उनको वहाँ पर से हटाकर उन्होंने उसी जगह को कब्जा किया था और वहाँ से इटली की यूनिफिकेशन के लिए भी इनका एक रोल उन्होंने अदा किया था। तो इन्होंने जो काम किया था, इनका देखा जाए फ्रंट आई मिले मतलब द 1000 और एज पॉपुलरली नोन द रेड शर्ट्स, मतलब वो एक आर्मी बनाए थे जिसका नाम था रेड शर्ट। और इन 1879 ही फाउंडेड द लीग ऑफ डेमोक्रेसी, तो उन्होंने 1879 में उन्होंने लीग ऑफ डेमोक्रेसी फाउंड किया था, व्हिच एडवोकेट यूनिवर्सल सफरेज, एबोलिशन ऑफ ecclesial property and emancipation of women and maintenance of a standing army। तो ये जो चार मैंने पॉइंट बोला, इस चार पॉइंट को उन्होंने ये लीग ऑफ डेमोक्रेसी जो बनाए थे उसके जरिए ये इस काम को उन्होंने वास्तव में उन्होंने मेंटेन करने के लिए उन्होंने कोशिश किया था। लेकिन ये 1879 में, मतलब तब इताली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था। इताली यूनिफिकेशन के बाद का ये टाइम पीरियड का बात किया जा रहा है। तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं इताली की यूनिफिकेशन को लेकर, तमन्ना उसके बाद का पीरियड यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब जो इताली की यूनिफिकेशन के लिए जिस किंग का ज़्यादा रोल था, ये सब किंग का यहाँ पर थोड़ा सा नाम मेंशन करेंगे। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे किंग्स का नाम डाला गया है, लेकिन देखा जाए जो सभी किंग्स का थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर योगदान है। हाँ, एक और दो किंग का जो मैंने पहले डिस्कस किया था, वो दो किंग का नाम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी सब किंग का भी छोटा छोटा रोल यहाँ पर अदा किया था। जैसे विक्टर इमानुएल वन, इनका जो टाइम पीरियड मतलब सैवॉय और यहाँ पर जो उन्होंने सार्डिनिया का जो किंग बनकर उनका टाइम पीरियड था वो था 1802 से 1821 तक। तो यहाँ पर पहले ड्यूक ऑफ सैवॉय थे और किंग्स ऑफ सार्डिनिया थे। ड्यूक ऑफ सैवॉय मतलब सैवॉय के जो लोकल जो गवर्नमेंट थे उनका जो हेड था उस टाइम में उसको डेक बोला जाता था। ये यूरोपियन जो फ्यूडल सिस्टम में अलग अलग जो ब्रांच है उस फ्यूडल सिस्टम में एक पद है ड्यूक। तो सैवॉय के वहाँ पर एक ड्यूक थे पहले, और बाद में जाकर सार्डिनिया जो एक आज़ाद मतलब स्टेट थे उस टाइम में उसका किंग बने थे। और जिस टाइम पीरियड था 1802 से 1821, मतलब ये वही टाइम पीरियड है जहाँ पर देखा जाए नेपोलियन बोनापार्ट का टाइम पीरियड हो रहा था और उसके बाद में वियना कांग्रेस का टाइम पीरियड हो रहा था। मतलब जो चेंज नेपोलियन बोनापार्ट के बाद में यूरोप में जो चेंज आया था, नया नया आइडियोलॉजी आए थे, और इसके साथ साथ जो पुराने कंजर्वेटिज्म जो थ्योरी इन दोनों के बीच में जो क्लैश हो रहा था, इस टाइम पीरियड की बात किया जा रहा है विक्टर इमानुएल वन का। तो ये उन्होंने ये सब चीज़ देखा और वहाँ पर इताली में भी ऑब्वियसली ये सब चीज़ धीरे धीरे इताली के ऊपर भी ये फैलना स्टार्ट कर दिया था। तो ये उसी इताली यूनिफिकेशन का प्रोसेस के साथ थोड़ा सा ये भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद चार्ल्स फेलिक्स, इनका टाइम पीरियड देखा जाए सार्डिनिया के किंग होकर 1821 से 1831। तो ये इनके टाइम पीरियड में 1830 का जो जुलाई रिवोल्यूशन हुआ था ये इनके टाइम पीरियड में हुआ था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये पहले सैवॉय, पीडमोंट, आस्टोआ इन सब जगह का उन्होंने पहले ड्यूक थे, बाद में जाकर ये सार्डिनिया का किंग भी बना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद चार्ल्स एल्बर्ट, इनका टाइम पीरियड देखा जाए 1831 से 1849 तक पीडमोंट सार्डिनिया का किंग बनकर इनका टाइम पीरियड हुआ था चार्ल्स एल्बर्ट। तो ये इनका टाइम पीरियड में देखा जाए 1848 का फेब्रुअरी रिवोल्यूशन हुआ था। तो इनका भी इंपॉर्टेंट रोल्स आ जाता है चार्ल्स एल्बर्ट का एज ए पीडमोंट सार्डिनिया के रूलर होकर। उसके बाद विक्टर इमानुएल टू, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था इसका। इनका टाइम पीरियड देखा जाए 1849 से 1861 तक उन्होंने सार्डिनिया का किंग थे।
1849 से 1861 तक सार्डिनिया का किंग। और बाद में जाकर 1861 में जाकर उस टाइम में क्या हुआ, जो किंग ऑफ सार्डिनिया को किंग ऑफ इटली बनाया गया। ठीक है, मतलब व्हेन ही अज्यूम द टाइटल किंग ऑफ इटली टू बिकम द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, तो उस टाइम में बनाया गया कि यूनाइटेड इटली का उनको किंग माना गया। और सिंस द 6th सेंचुरी, जो 6th सेंचुरी के बाद में आए थे, मतलब 6th सेंचुरी के बाद से देखा जाए 1861 तक मतलब इटली एक भी नहीं था, मतलब अलग 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 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड थे। तो 6th सेंचुरी के बाद हुआ था ये टाइटल ही हेल्ड अंटिल हिज डेथ। तो ये अपने डेथ 1870 तक 78 तक वो अपने टाइटल अपने पास रखा, मतलब तब तक ये उन्होंने देखा जाए तो इटली के किंग थे। और इटली जो पूरा यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ था 1870 में, तब भी वो इटली के किंग थे। द इटालियंस गेव हिम द एपिथेट फादर ऑफ द फादरलैंड। तो इटालियन उनको एक एपिथेट दिया था, क्या एपिथेट दिया था, फादर ऑफ द फादरलैंड, ये एपिथेट उनको दिया था। तो पिता है पितृभूमि का, तो एपिथेट उनको दिया था, जो इटालियन में कहते हैं पैड्रे देला पैट्रिया। तो पैड्रे देला पैट्रिया जिसका मतलब है फादर ऑफ द फादरलैंड। उसके बाद है अम्बर्टो वन या हम्बर्ट वन। इनका जो टाइम पीरियड ये देखा जाए किंग्स ऑफ इटली, इटली के किंग बने थे 1878 में जाकर, और वहाँ से 1900 तक ये इटली के किंग बना रहा था, इटली के किंग बना था वहाँ से। माने मतलब इटली के यूनिफिकेशन तो हो गया, लेकिन उनका जो इम्पोर्टेंट रोल्स था कि इटली यूनिफिकेशन को बाद में इटली यूनिफिकेशन को मेंटेन रखना। तो ये अम्बर्टो वन, ये हम्बर्ट वन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। और उसके बाद विक्टर इमानुएल थर्ड, जिसका टाइम पीरियड था 1900 से 1946 था। तो इनका इंपॉर्टेंट रोल था कि इनके टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों हुआ था इनके टाइम पीरियड में। तो विक्टर इमानुएल थर्ड, इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इटली के यूनिफिकेशन को मेंटेन रखने के लिए। तो स्पेशली यहाँ पर जो दोनों लोगों का इंपॉर्टेंट रोल था, एक तो पहले है चार्ल्स अल्बर्ट और दूसरा विक्टर इमानुएल टू, ये इटली के किंग बनकर इनका साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल आए थे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिवाइडेड इटली। इटली इस टाइम में कैसे पार्ट में डिवाइड थे, मैंने जो पहले एक मैप में तुम लोगों को दिखाया था, तो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। ये हालांकि ये जो मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, इस पॉइंट को जब पढ़ोगे तुम थोड़ा सा मैप को, इटली के मैप को पास में रखकर देख लेना। जैसे यहाँ पर बोला जाए लाइक जर्मनी इटली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टेट्स। जर्मनी के तरीके से इटली भी उस टाइम में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड थे। द मेजर स्टेट्स इज द अर्ली 19th सेंचुरी। इस टाइम में मेजर स्टेट कौन कौन से थे, इटली वेर सर्डिनिया, लोम्बार्डी, वेनेशिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज मतलब सिसिली और नेपल्स, पैपल स्टेट जिसे रोम भी कहते हैं, और उसके बाद टस्कनी, पार्मा एंड मोडेना, ये सब स्टेट उस टाइम में थे। ऑफ दिस द मोस्ट पावरफुल वाज द किंगडम ऑफ सार्डिनिया। तो उस टाइम में सार्डिनिया सबसे पावरफुल थे, कि इस टाइम में सार्डिनिया देखा जाए तो आज़ाद थे, इनमें कोई फॉरेन रूलर्स का वहाँ पर कंट्रोल नहीं था, मतलब वहाँ पर इटालियन, लोकल इटालियन ही वहाँ पर राज करते थे। वेनेशिया एंड लोम्बार्डी वर अंडर ऑस्ट्रियन ऑक्यूपेशन। तो ये वेनेशिया और लोम्बार्डी ये नॉर्दर्न इटाली में क्या आता है, और ये ऑस्ट्रिया के हैज़बर्ग एम्पायर का कंट्रोल वहाँ पर था। Thus the Italian people were faced with the task of expelling the Austrians and forcing the rulers of independent states to unite. तो इसमें क्या होता है कि इटालियन लोग अब ये फेस करते थे कि वहाँ पर ऑस्ट्रियंस लोग वहाँ के जो अपने तौर तरीके वो अपनाते थे, वहाँ के लोकल जो रूलर्स थे उनको हटा देते थे, और वहाँ पर वो अपने वहाँ के जो बाहर के रूलर उनके ऊपर फोर्स करते थे, और उसको क्या किया, उसको छोटे छोटे पार्ट में भी डिवाइड कर दिया था। किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज एंड पैपल स्टेट्स हैव द सपोर्ट ऑफ फ्रांस। तो उस टाइम में साउदर्न इटली में दो सिसिलीज थे, मतलब एक सिसिली और दूसरा है नेपल्स, ये दो थे, ये दोनों पर फ्रांस का पूरा कंट्रोल था। और उसके थोड़ा ऊपर जो पैपल स्टेट मतलब रोम था, ये रोम में देखा जाए वहाँ पर पोप का कंट्रोल था, और ये पोप क्या होते थे, पोप कैथोलिक धर्म का, उस टाइम में कैथोलिक जो क्रिश्चियनिटी है उसका वो हेड थे, और फ्रांस में भी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी चलते थे, तो इसलिए फ्रांस उस पोप को पूरी तरह से सपोर्ट करता था। तो इसलिए पोप फ्रांस के वहाँ पर जो फ्रांस का सपोर्ट लेकर वहाँ पर भी पोप अपना पूरा दबदबा वहाँ पर रखा था, जो पैपल स्टेट थे। तो इटली बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में उस टाइम में डिवाइड हुआ करता था। तो इस टाइम में देखते थे इम्पैक्ट ऑफ 1848 रेवोल्यूशन। तो अब 1848 के रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड की बात किया जा रहा है। मोनार्कियल सिस्टम। चार्ल्स अल्बर्ट ऑफ पिडमोंट, तो चार्ल्स अल्बर्ट जो पिडमोंट के से है बिलोंग करते थे, उनका जो टाइम पीरियड है 1798 से 1849 तक। उसके बाद क्या हुआ, उनके जो कजिन आए थे, कजिन हुआ था चार्ल्स फेलिक्स टू द थ्रोन ऑफ सार्डिनिया। अब ये सार्डिनिया का थ्रोन वहाँ पर उन्होंने लिया 1831 में, मतलब जुलाई रेवोल्यूशन के बाद में उन्होंने लिया था।
ड्रीम टू एस्टैब्लिश नॉर्थ इटालियन किंगडम। और इन्होंने क्या सोचा था, इन्होंने सोचा कि नॉर्थर्न इटली को लेकर एक किंगडम बनाया जाए। तो ये कौन ने सोचा था, ये सोचा था चार्ल्स फेलिक्स ने। और डिफीटेड बाय ऑस्ट्रिया इन द बैटल ऑफ कसजुआ, तो इन्होंने अब क्या किया, ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए उन्होंने लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रिया के पास से हार गया और कस्टोजा के बैटल में हार गए थे। थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं। मैप में ये जो चीज़ यहाँ पर डाला गया है, जैसे इस वाला मैप को देखते हैं, ये जो लेफ्ट में जो मैप है, यहाँ पर है कि नॉर्दर्न इटली में जो यूरो पर्शन में जो है, मतलब वहाँ पर एक देखा जाए, एक है लोम्बार्डी और दूसरा है वेनेशिया। लोम्बार्डी है 2 नंबर का और वेनेशिया 3 नंबर का, और 1 नंबर में है तो सार्डिनिया। तो सार्डिनिया से होकर चार्ल्स फेलिक्स ने क्या सोचा, उन्होंने नॉर्दर्न इटली में जो नंबर 2 और नंबर 3 है, मतलब लोम्बार्डी और वेनेशिया, ये सब को लेकर एक नॉर्दर्न इटली किंगडम बनाएंगे। और उसके नीचे 4, 5, 6 है, ये है पार्मा मॉडर्न टस्कनी, जहाँ पर ऑस्ट्रिया के फ्यूडल लोग राज करते थे। तो ये सब को लेकर एक नॉर्दर्न इटली का किंगडम बनाया जाएगा। लेकिन उन्होंने जो बैटल लड़े थे ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में, वो कस्टोजा का जो बैटल थे, उस बैटल में वो हार गए थे। तो हारने के बाद इसलिए उनका मतलब जो सोचना था, ये सोच सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो ये देखा जा रहा है। उसके बाद ये मोनार्किकल के तरफ से ये मतलब कोशिश किया गया था, मोनार्की के तरफ से, मतलब किंग के तरीके से कोशिश किया गया था। अब रिपब्लिकन लोग मतलब आम जनता के तरफ से क्या कोशिश किया गया था, इनका जो आइडियोलॉजी चल रहा था उसमें लेट किया था जोसेफ मासिनी। द वॉर ऑफ द प्रिंसेस इज ओवर। अब प्रिंस का जो वॉर था ये तो ओवर हो गया, मतलब राजा का जो युद्ध था ये ओवर हो गया। दैट ऑफ द पीपल विल नाउ बिगिन। आप लोगों का युद्ध शुरू कर दिया। रिपब्लिक ऑफ रोम फॉर ए शॉर्ट पीरियड। तो उन्होंने क्या किया, रोम में जो पेपर स्टेट थे, तो ये ना नॉर्दर्न इटली से युद्ध नहीं स्टार्ट किया था, ये मिडिल इटली से स्टार्ट किया था उन्होंने। आप क्या कर रहे थे, जो 1830 के जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद में देखा जाए 1833 के आसपास शायद, तो उस टाइम पीरियड में थोड़ी दिन के लिए वो क्या किया, पेपर स्टेट से पोप को वहां से मतलब डिथ्रोन कर दिया, और वहां पर उन्होंने कुछ दिन के लिए कब्जा करना लिया, और वहां पर रिपब्लिक ऑफ रोम बना दिया। बाद में जाकर देखा जाए कि मेटरनिक तो वो कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, उनका सपोर्ट से और फ्रांस के बहुत ही ज़्यादा बड़ा आर्मी लेकर वहाँ पर अटैक हुआ। फिर पोप को वहाँ पर फिर से पेपल स्टेट को पोप को जिताया गया, और पोप वहाँ से फिर से अपना कंट्रोल वहाँ पर स्टैब्लिश किया था। तो रिपब्लिक ऑफ रोम जो थोड़ी दिन के लिए चला था, ये बंद हो गया उसके बाद से। तो मतलब इस जो 1830 से 1848 के अंदर में ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में मूवमेंट, इटली यूनिफिकेशन का जो मूवमेंट, ये मूवमेंट दोनों तरीके से चल रहा था। एक तरीके से देखा जाए वो मोनार्कियल सिस्टम के जरिए चल रहा था, और दूसरे रिपब्लिकन सिस्टम के जरिए चल रहा था। मतलब एक तरीके से किंग लोग चला रहे थे, और दूसरी तरफ से देखा जाए जो आम जनता चला रहे थे। किंग लोग के अंदर आता है जो सार्डिनिया के जो किंग थे उनके जरिए, और यहाँ पर आम जनता जो रिपब्लिकन आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, जैसे जोसेफ मासिनी, तो ये और दूसरे तरीके से ये मूवमेंट चला रहे थे। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, यूनिफिकेशन अंडर कावूर। अब यहाँ पर कावूर का रोल आता है। तो मैंने मासिनी के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया कि मासिनी पहले कार्बोनारी मूवमेंट में थे। कार्बोनारी मूवमेंट जो सीक्रेट सोसाइटी थे, ये बाद में जाकर फेलियर होने के बाद ये इन्होंने सोचा यंग ब्लड को मतलब मूवमेंट में शामिल करना है। तो यंग ब्लड को लेकर उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप बनाया। अब इनको लेकर मूवमेंट स्टार्ट किया। 1830 का जुलाई रेवोल्यूशन से 1848 के फरवरी रेवोल्यूशन के अंदर उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनका जो मूवमेंट है ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम में मोनार्की सिस्टम अलग से मूवमेंट चला रहे थे, और जो मतलब रिपब्लिकन लोग अलग से मूवमेंट चला रहे थे। तो दोनों के बीच में कोई मैचिंग नहीं हो रहा था। तो इस मैचिंग के लिए मतलब दोनों ही बढ़ गया था। तो इसके वजह से जो बाहर के कंट्री है वो आसानी से ये मूवमेंट को सप्रेस कर रहे थे। अब यहाँ से तो जोसेफ मासिनी का 1848 के बाद उनका रोल खत्म हो गया था, और वो इंग्लैंड में चले गए थे। वो अपने वहाँ पर संन्यास लेकर इंग्लैंड में चले गए थे। लेकिन उसके बाद आता है काउंट कावूर का रोल। देखते हैं, जिसको ब्रेन ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली कहा जाता है। कावूर ने क्या किया था, He restored Italy from the depth of defeat of 1848 and gave a new light to the movement. आप वो उन्होंने इटली को रिस्टोर करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम द डेथ ऑफ डिफीट ऑफ 1848। तो 1848 के फरवरी रेवोल्यूशन के दौरान जो डिफीट हुआ था उसके जरिए उन्होंने शिक्षा लिया और गेव ए न्यू लाइट टू द मूवमेंट। अब मूवमेंट को एक नया दिशा उन्होंने दिया। कैसे? ज्वाइंट सार्डिनियन आर्मी। अब उन्होंने सार्डिनियन आर्मी में ज्वाइन किया एज ए मिलिट्री इंजीनियर, एक मिलिट्री इंजीनियर के पद में ज्वाइन किया था। बाद में रिजाइंड इन 1831, उन्होंने रिसाइन किया था उन्होंने 1831 में जाकर। फिर एस्टैब्लिश फार्म हाउस, उन्होंने फार्म हाउस के एस्टैब्लिश किया।
1850 में अपॉइंट एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फिर से वो सर्डिनिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना 1850 में। हालांकि उन्होंने 1848 में वहाँ का पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में आए थे, और 1850 मतलब जो वहाँ पर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सिस्टम थे, तो उसके जरिए वो पार्लियामेंट में आए थे, और 1850 में बना एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और 1852 में जाकर बना प्राइम मिनिस्टर। मतलब उनका एक्टिविटी देखा जाए तो एक साधारण नागरिक से धीरे धीरे करके वो बहुत ही ऊपर तक जा रहे थे। हालांकि वो साधारण नागरिक नहीं थे, वो एक एरिस्टोक्रेटिक लोग थे उस टाइम में, मतलब नोबिलिटी टाइप का लोग थे। तो वहां से धीरे धीरे करके बहुत ऊपर तक उन्होंने गए थे, हाईएस्ट प्राइम मिनिस्टर तक गए थे। अब अक्टूबर प्राइम मिनिस्टर तो बन गया, तो अक्टूबर 1853 में क्या किया, वहां से 18 फरवरी 1856 में क्रीमिया वार हुआ था एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस। ये क्रीमिया वार यूरोप के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके पिडमोंट सार्डिनिया के लिए। क्यों? क्रीमिया वार हुआ था फ्रांस के अगेंस्ट में रशिया के साथ, और स्पेशली देखा जाए फ्रांस को सपोर्ट करने के लिए आ गए थे इंग्लैंड और पिडमोंट सार्डिनिया। अब पिडमोंट सार्डिनिया और इंग्लैंड क्यों सपोर्ट करने आ रहे थे? क्योंकि उस टाइम में देखा जाए फ्रांस के साथ रशिया के अगेंस्ट में जो क्रीमियन वार हुआ था, ये स्पेशली हुआ था चार्ज के अथॉरिटी को लेकर। कहाँ पर ये चार्ज थे? ये चार्ज थे बॉल्कन एरिया में, और जिस बॉल्कन एरिया जो देखा जाए यूरोपियन मतलब साउथ ईस्ट यूरोप में आता है, स्पेशली टर्की एम्पायर के पास, टर्की का जो ऑटोमन एम्पायर के पास। अब मतलब मेडिवल टाइम पीरियड में यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल थे, तो वहाँ पर जो ऑटोमन लोग तो मुस्लिम थे, तो वहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी लोग रहते थे, ये मतलब क्रिश्चियनिटी के ऊपर बिलीव करते थे, उस बिलीफ के बेसिस में फ्रांस लोग भी वहाँ पर आए थे और रशियन लोग भी आए थे। दोनों अलग अलग क्रिश्चियनिटी के ऊपर बिलीव करते थे। और फ्रांस लोग क्या किया था, वहाँ पर भी जो ऑटोमन एम्पायर के पास से परमिशन लेकर वहाँ पर चर्च बनाए थे, और रशियन भी उसी दौरान उसी टाइप का उन्होंने चर्च बनाया था। तो ये बनाने के लिए उन्होंने आगे बढ़े थे, इसलिए क्योंकि उस टाइम ऑटोमन एम्पायर वीक होना स्टार्ट कर दिया था, और उन्होंने अपने रक्षा के लिए उन्होंने फ्रांस के साथ कभी दोस्ती बनाए थे और कभी रशिया के साथ दोस्ती बनाए थे। लेकिन वो ये भूल गए थे कि उन्होंने फ्रांस के साथ जो चीज डील साइन कर रहा है, उसी डील को अब रशिया के भी साइन कर रहे हैं, और दोनों ही एक दूसरे के साथ खिलाफ है। अब यहाँ पर जो चार्ज है, इस चार्ज का अथॉरिटी कौन है, मतलब फ्रांस है या रशिया है? तो इसको लेकर दोनों के बीच में डिबेट आया है। और जो ये इस चार्ज के ऊपर अथॉरिटी है, तो मतलब उस चार्ज के ऊपर अथॉरिटी होना का मतलब है वहां के पूरे आम जनता के ऊपर उनका कंट्रोल होगा, और आम जनता के ऊपर कंट्रोल होगा माना मतलब वहां के लैंड के ऊपर भी उनका कंट्रोल होगा। तो इस चीज को लेकर दोनों के बीच में डिबेट हो रहा था। अब तो फ्रांस और रशिया के बीच में डिबेट हो रहे थे। इंग्लैंड क्यों फ्रांस को सपोर्ट करने के लिए आए थे? क्योंकि वो था मेडिटेरियन सी के आसपास के एरिया। अब रशिया जो नॉर्दर्न यूरोप में रहते हैं, ये मेडिटेरियन सी के आसपास के एरिया को ऊपर अगर वो उनका कब्जा आ गया, तो उनके पास सबसे बड़ा फायदा होगा कि मेडिटेरियन सी के जरिए वो आराम से वाटर के जरिए वो आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएगा। क्योंकि रशिया के ऊपर में जो नॉर्दर्न ओशन है, ये ओशन बर्फ मतलब विंटर के टाइम में ये बर्फ हो जाता है, तो इसके वजह से क्या होता है, वो जम जाता है। तो इसके वजह से उनको मेडिटेरियन सी मिल जाए तो उनके पास ये आसानी हो जाएगा कि वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। तो इंग्लैंड ये नहीं चाहते थे, और इंग्लैंड इस जगह में वो अपना वो अपना देखा जाए जो नेवल पावर से यहाँ पर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ही ज़्यादा वो अपना दबदबा कर दिया था, तो अपना पावर रखा था। तो इसके जगह में रशिया के साथ उनका इस जगह में प्रॉब्लम होना स्टार्ट कर दिया था, तो इंग्लैंड इस कारण वो फ्रांस को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। अब पिडमोंट सार्डिनिया क्यों सपोर्ट किया था? यहाँ पर पिडमोंट सार्डिनिया स्पेशली उनका जो प्राइम मिनिस्टर काउंट काउर, उन्होंने सोचा अगर इस बैटल के दौरान मैं रशिया के साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं अगर इंग्लैंड फ्रांस को इस बैटल के दौरान मैं सपोर्ट करूं रशिया के अगेंस्ट में वार में, तो मैं उस टाइम में इंग्लैंड फ्रांस एक पावरफुल दो कंट्री है, तो मैं जो इटली यूनिफिकेशन का जो मैटर है, इस मैटर को मैं इंटरनेशनल लेवल में ले जा सकता हूँ। क्योंकि इस बैटल के बाद होगा कि कोई ट्रीटी साइन होगा, उस ट्रीटी के दौरान मैं इंटरनेशनली इस मैटर में ये ले जा सकता हूँ, इस बात को मैं वहां पर उठा सकता हूँ। मेरा एक्चुअल में मेरा जो एनिमी कौन है, वो है ऑस्ट्रियंस लोग। तो ऑस्ट्रियंस के खिलाफ अगर मुझे कुछ आवाज उठाना है, तो मुझे उससे भी मतलब उससे भी पावरफुल कंट्री के मुझे मदद चाहिए, और वो पावरफुल कंट्री कौन था? इंग्लैंड और फ्रांस। इसलिए काबूल ने ये बात सोचा और उसने इंग्लैंड फ्रांस को मदद करने के लिए कोशिश की थी। फिर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, मतलब ये वार स्टार्ट हुआ, क्रीमियन वार। इंग्लैंड फ्रांस और पिडमोंट सार्डिनिया मिलकर रशिया के खिलाफ लड़े थे, और ऑब्वियसली तीन राष्ट्र के खिलाफ जब लड़े थे तो रशिया हार गए थे। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुआ 1856 में फरवरी में, जो जहां पर देखा जाए ये मुद्दा को उठाया गया कि इटली यूनिफिकेशन के बारे में, और ऑब्वियसली ये मुद्दा सक्सेसफुल भी हुआ था उस टाइम में। तो जो भी हो, इससे एक चीज तो हुआ है कि फ्रांस के साथ साथ ना सार्डिनिया का जो मतलब फ्रेंडशिप है, ये फ्रेंडशिप थोड़ा सा पक्का होने वाला था यहाँ से।
तो आप यहाँ से धीरे धीरे पक्का हो रहे थे, क्योंकि फ्रांस में उस टाइम नेपोलियन थर्ड था और सार्डिनिया में आप वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो है काउंट कवूर। अब यहाँ से 1858 के जुलाई में देखा जाए दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ। ये ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ प्लम्बियर्स। नेपोलियन थर्ड के साथ वो ट्रीटी साइन हुआ जुलाई 1858 में। इस ट्रीटी में एक चीज यहाँ पर बोला गया कि इताली यूनिफिकेशन के दौरान सार्डिनिया के साथ जो अगर ऑस्ट्रिया की जो लड़ाई होगा, इस लड़ाई के दौरान सार्डिनिया को फ्रांस के सोल्जर्स लोग वहाँ या फ्रांस के आर्मी लोग मदद करेंगे। मतलब फ्रांस और सार्डिनिया दोनों मिलकर ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ेंगे। तो इससे सबसे बड़ा सुविधा मतलब ऑस्ट्रिया के क्या होगा, इससे बदले में ऑस्ट्रिया को ये इसके बारे में सबसे बड़ा सुविधा सार्डिनिया को क्या मिलेगा, सार्डिनिया को इसके बदले में अगर ऑस्ट्रिया को हरा पाए तो ऑस्ट्रिया के पास से उनको मिलेगा लॉम्बार्डी और वेनेशिया, जो नॉर्दर्न इटली के पार्ट में आता है। लॉम्बार्डी वेनेशिया उनको मिल जाएगा तो उनका यूनिफिकेशन का प्रोसेस थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। लेकिन फ्रांस का क्या होगा, फ्रांस को यह होगा कि इताली के मतलब सार्डिनिया के पास उस टाइम में दो और चीज थे, सैवॉय और नीस, और फ्रांस ये दो चीज चाहते थे। तो फ्रांस को ये इस बात को मनाया गया कि तुम्हें सैवॉय और नीस दे दूंगा, तुम मुझे ऑस्ट्रिया के खिलाफ ये जंग में मुझे जिता दो, ठीक है। तो इसके वजह से फ्रांस उनको मदद करने के लिए आ गए। अब यहाँ से जंग स्टार्ट हुआ। स्टेशन हिज आर्मी ऑन द बॉर्डर ऑफ ऑस्ट्रिया इन 1859। तो 1859 में बॉर्डर में क्रॉस किया, ऑस्ट्रिया को अटैक किया। अब फ्रैंको सार्डिनियन आर्मी डिफीटेड ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया को हराया। कौन से बैटल में, द बैटल ऑफ सेल्फेरिनो एंड मैजेंटा, ये दो बैटल में ऑस्ट्रिया को हराया गया। लॉम्बार्डी एंड मिलान कैप्चर्ड, तो लॉम्बार्डी कैप्चर किया गया, मिलान कैप्चर किया, जो लॉम्बार्डी में ही आता है, ये कैप्चर कर लिया। बट बिफोर द फॉल ऑफ वेनेशिया, लेकिन वेनेशिया को कैप्चर कर नहीं पाए क्योंकि उससे पहले ट्रूस ऑफ विल्ला फ्रैंका वाज साइंड ऑन 11 जुलाई 1859 बाय ऑस्ट्रियन एम्परर फ्रांस जोसेफ। तो उससे पहले एक विल्ला फ्रैंका जो ट्रीटी साइन हो गया। ये ट्रीटी किसके साथ साइन हुआ था, ये ट्रीटी साइन हुआ था फ्रांस के नेपोलियन थर्ड के साथ ऑस्ट्रिया के जो एम्परर थे फ्रांस जोसेफ के। मतलब फ्रांस और ऑस्ट्रेलियन वो दोनों एक दूसरे के साथ सुलह कर लिया। अब सार्डिनियन जो उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर जो काबूर थे, वो काबूर क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि ऑस्ट्रिया को पूरी तरह से हरा दे, हरा कर मैं मतलब जो लॉम्बार्डी और वेनेशिया दोनों को कब्जा कर लूँ। लेकिन लॉम्बार्डी तो आ गया, लेकिन वेनेशिया अभी तक नहीं आया। उससे पहले दोनों के बीच में एक ट्रीटी आ गया। जो कंट्री मुझे मदद करा था वो कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रीटी साइन कर लिया। तो इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से मेरा जो सपना वो अधूरा रह गया, ठीक है। तो इसमें लॉम्बार्डी तो आ गया, ओनली लॉम्बार्डी वाज एनेक्स्ड विद सार्डिनिया, काबूर रिजाइंड। अब इस टाइम में काबूर क्या चाहते थे, काबूर चाहते थे जो छोड़ो फ्रांस को, मैं अकेले के दम में मैं ऑस्ट्रिया को अटैक करूंगा और ऑस्ट्रिया को हराऊंगा। लेकिन वो चाहते थे कि अपने जो उस टाइम में राजा थे सार्डिनिया का, विक्टर इमानुएल II, ये उनको सपोर्ट करें। लेकिन विक्टर इमानुएल II काबूर को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि दूसरे के कंट्री के मदद के बिना, मतलब फ्रांस के मदद के बिना हम ऑस्ट्रिया को हरा नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने मदद नहीं किया। तो उन्होंने इसलिए काबूर ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर पद से रिजाइन कर दिया। तो ये 1859 के बाद किया जा रहा है। अब इस दौरान देखा जाए सार्डिनिया के पास कौन सा बात है, ये बात है कि उस दौरान उनके पास सिर्फ लॉम्बार्डी आया है और कुछ नहीं आया। इसके बाद देखा जाए अब सेंट्रल इटली में बात में जाते हैं। ड्यूरिंग द वार, जब वार चल रहा था, मतलब 1859 से 1860 था, इस टाइम में देखा जाए विद ऑस्ट्रिया द रूलर्स ऑफ सेंट्रल इटली, पार्मा, मॉडेना, टस्कनी। तो इस टाइम में देखा जाए ऑस्ट्रिया के साथ जो रूलर मतलब जो जंग चल रहा था, इस टाइम में मिडिल इटली में पार्मा, मॉडेना, टस्कनी, जहां पर एंड द पार्ट ऑफ द पेपल किंगडम वर ड्रिवन आउट ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर क्या आगे जो लोग थे मिडिल इटली में, ये अब रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। दे इलेक्टेड लोकल असेंबलीज, तो इन्होंने क्या किया, अपने एक चुनाव लड़ा और वहां से लोकल असेंबलीज बनाया। एंड द असेंबलीज वोटेड टू मार्च विद सार्डिनिया। अब ये असेंबलीज क्या वोट किया, ये बोला कि हम लोग सार्डिनिया से मार्च करना चाहते हैं। हम लोग पार्मा, मॉडर्नी, टस्कनी में वहाँ पर तो पहले ऑस्ट्रियन जो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर में जो फ्यूडल लोग थे वो राज करते थे। तो ये बोले कि हम लोग ये फ्यूडल लोगों के साथ नहीं रहेंगे, हम लोग सार्डिनिया से मार्च होना चाहते हैं। और पेपल किंगडम में भी वही चीज़ हुआ था वहाँ पर, जैसे रोमांगा के वहाँ पर। तो अब काबूर रिटर्न, इस हालत में काबूर को रिटर्न किया गया, क्योंकि विक्टर इमानुएल II को भी समझ में आ गया कि काबूर को छोड़कर यूनिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो काबूर रिटर्न हुआ टू ऑफिस ऑफर्ड सैवॉय एंड नीस टू फ्रांस। फिर से फ्रांस के साथ उन्होंने डिप्लोमेसी स्तर में बात करना स्टार्ट कर दिया। फ्रांस को उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें सैवॉय और नीस दूंगा, मुझे तुम मदद कर लो। तो फ्रांस उस शर्त में राजी हो गया। एंड थ्रू प्लेबिसाइट सेंट्रल इटली ज्वाइन विद सार्डिनिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मदद करने राजी कर दिया। उन्होंने आप यहाँ पर जो चीज़ हुआ उनके मदद से वहाँ का लोकल जो ऑस्ट्रियन मतलब जो पार्मा, मॉडेना, टस्कनी में जो ऑस्ट्रियल फ्यूडल लोग थे उनको हटाया गया, और रोमांगा में भी मतलब वहाँ पर पेपल के जो एम्पायर थे उनको हटाया गया, और ये सब एरिया सार्डिनिया से ज्वाइन हो गया, ठीक है।
तो मतलब आप इटली के पास कौन कौन सी चीज आ गया, नॉर्थन इटली से देखा जाए लोम्बार्डी आ गया, मिडिल इटली से पार्मा मॉडर्ना टस्कनी आ गया, पेपल स्टेट के अंदर रोमांगा आ गया। तो ये सब चीज और इटली के साथ जुड़ चुका है, सर्डिनिया के साथ जुड़ चुका है, पिडमॉन्ट सर्डिनिया के साथ। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट पार्ट, रिवोल्ट इन द नेपल्स एंड सिसिली। ये है साउदर्न इटली की बात किया जा रहा है। दो स्टेट थे, नेपल्स एंड सिसिली, रूल बाय फ्रांसिस टू। यहाँ पर फ्रांसिस टू राज करते थे, जो द बुर्बन किंग थे, मतलब बुर्बो डायनेस्टी के और एक पार्ट था उस टाइम में। और ये पार्ट में वहाँ पर क्या करते थे, फ्रांसिस टू राज करते थे, जो यहाँ पर मतलब इस एरिया को कैप्चर किया करके रखा था, जो फ्रांस के बुर्बो डायनेस्टी थे। लेकिन ऑब्वियसली एक मानकर ये चीज़ मानकर चलो, फ्रांस में अभी किसका शासन चल रहा है, नेपोलियन थर्ड का चल रहा है, जो नेपोलियन के डायनेस्टी से बिलोंग करते। और साउदर्न इटली में किसका चल रहा है, नेपल्स और सिसिली में यहाँ पर दूसरे बुर्बो किंग चल रहा है, जो फ्रांसिस टू थे। मतलब ये दोनों के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये जो बुर्बो किंग और नेपोलियन के डायनेस्टी लोगों के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या है कि नेपोलियन थर्ड इस जंग में देखा जाए, नेपोलियन थर्ड उन्होंने सपोर्ट किया था, जो सर्डिनिया को इस जंग में सपोर्ट किया था, मतलब वो फ्रांसिस टू के अगेंस्ट में थे वो। द फॉलोअर्स ऑफ मार्जिनी रिवोल्टेड इन 86। अब मार्जिनी का काम तो खत्म हो गया, लेकिन उनके फॉलोअर्स अभी भी रह गए, और उनके फॉलोअर्स के अंदर गैरीबोल्डी का भी नाम आता है, ठीक है। तो ये रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दी वहां पर 1860 के दौरान। गैरीबोल्डी एडवांस विथ 1000 ऑफ रेड शर्ट्स। उन्होंने अब रेड शर्ट्स जो आर्मी को लेकर वहां पर अटैक किया, थाउजेंड्स लोगों को लेकर। रेड शर्ट्स क्या था, रेड शर्ट आर्मी थे जहां पर लोग रेड शर्ट पहनते थे, तो उनको रेड शर्ट्स कहा जाता था। सीक्रेट एग्रीमेंट विथ काबूल, उन्होंने काबूल के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया। गैरीबोल्डी डिफीटेड नेपोलियन आर्मी इन सिसिली। तो गैरीबोल्डी ने क्या किया, उन्होंने नेपोलियन के आर्मी को हराया सिसिली में। विद इन 5 months ओवररैन नेपल्स बट फेल टू एक्सपेल बुर्बो आर्मी फ्रॉम कैपुआ एंड गैटा। तो 5 months के करीब उन्होंने मतलब कोशिश की, नेपल्स को राज किया था, बट फेल टू एक्सपेल बुर्बो आर्मी। तो वहाँ पर बुर्बो आर्मी को वहाँ पर एक्सपेल करने के लिए उन्होंने मतलब सक्षम नहीं हुए थे, जो कैपुआ और गैटा में उनको कैप्चर करके रखा था। कैवूर विद द सपोर्ट ऑफ नेपोलियन थर्ड। अब कैवूर क्या किया, उन्होंने नेपोलियन थर्ड का मदद लिया, मार्च टू साउथ इटली में गया एंड पेपल स्टेट एंड डिफीटेड पेपल आर्मी इन द बैटल फील्ड ऑफ कैस्टेल फिडारो ऑन 18 सितंबर 1860। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने साउदर्न इटली में जाकर पेपल स्टेट को हराया और वहां से पेपल आर्मी को उन्होंने निकाला, और निकलकर 1860 में वो जाकर ये जगह को कैप्चर किया। गैरीबोल्डी सरेंडर्ड हिज टेरिटरीज टू विक्टर इमैनुअल। गैरीबोल्डी आप सरेंडर कर दिया, विक्टर इमैनुअल के पास उनका अपना टेरिटरी दे दिया। ऑन 18 फरवरी 1861 एंड इटालियन पार्लियामेंट एक्सेप्ट वेनेशिया एंड रो मेट एट तुरिन एंड डिक्लेयर्ड विक्टर इमैनुअल टू एज द एम्परर ऑफ इटली। तो 1860 में जाकर इटालियन टोटल पार्लियामेंट जो थे ये क्या एक्सेप्ट कर लिया, वेनेशिया एंड रो को, इनको छोड़कर देखा जाए तो उस टाइम में एट तुरिन इनको छोड़कर देखा जाए डिक्लेयर कर दिया विक्टर इमैनुअल टू, बाकी जो इटली है उनके सब एम्पायर बनेगा। मतलब ये जो टोटल थीम है यहाँ पर, एक चीज यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि गैरीबोल्डी उस टाइम में मार्जिनी के जो आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, रेड शर्ट बहानी को लेकर उन्होंने साउदर्न इटली में नेपल्स और सिसिली को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अटैक किया था। और उनके जो आइडियोलॉजी था वो था रिपब्लिकन गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना, ठीक है। और वहाँ पर सर्डिनिया में क्या चलता था, सर्डिनिया में जो काबूर चाहते थे वो था कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम आना। मतलब दोनों के आइडियोलॉजी अलग थे, लेकिन दोनों का सोच एक ही था कि इटली के यूनिफिकेशन होना है, लेकिन आइडियोलॉजी अलग थे कि यूनिफिकेशन होना, लेकिन यूनिफिकेशन बाद कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम रहेगा, इसको लेकर दोनों के बीच में डिबेट था। अब गैरीबोल्डी ने क्या किया, गैरीबोल्डी ने वहां से पहले जो बुर्बो डायनेस्टी के जो रूलर थे इन लोगों को हटाकर उन्होंने सिसिली और नेपल्स को कब्जा किया। और यहाँ से देखा जाए काबूर उनको ये सोचना आया कि अगर इटली, साउदर्न इटली के जो नेपल्स और सिसिली है यहाँ पर अगर रिपब्लिकन गवर्नमेंट फॉर्म्ड होगा और नॉर्थर्न इटली में देखा जाए हम लोग जो राज कर रहे हैं यहाँ पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सिस्टम रहेगा तो मतलब लिबरल गवर्नमेंट रहेगा, तो दोनों के बीच में क्लैश होगा, फिर इटली यूनिफिकेशन तभी नहीं होगा। तो उन्होंने अपना राज, जो काउंट काबूर अपना राजा जो थे विक्टर इमैनुअल टू को ये राजी किया कि हम लोग नेपोलियन थर्ड के मदद लेकर हम लोग इसको अटैक करें, मतलब साउदर्न इटली के पार्ट को हम लोग अटैक करके हम लोग वो लोग जीत जाए। तो नेपोलियन थर्ड ने पहले अटैक किया
उसको क्या किया, गैरिबोल्डी ने उनको हरा दिया। लेकिन जब काउंट कबूर और विक्टर इमानुएल टू का जो सर्डिनियन आर्मी अटैक कर रहे थे, तब तो उस टाइम में गैरिबोल्डी ने क्या किया, सरेंडर कर दिया। वो सिविल वॉर नहीं चाहते थे, वो चाहते थे इटली की यूनिफिकेशन हो, लेकिन वो कौन सी आइडियोलॉजी रहेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिविल वॉर नहीं चाहते, वो सरेंडर कर दिया। और उन्होंने साउदर्न इटली में जो 2 पार्ट था, सिसिली और नेपल्स, ये 2 पार्ट को उन्होंने दे दिया, फाइनली विक्टर इमानुएल टू के हाथ में हैंड ओवर कर दिया। तो अब साउदर्न इटली उनके हाथ में हैंड ओवर हो गया। तो हैंड ओवर होने के बाद अब नॉर्दर्न इटली कंप्लीट हो गया, मिडिल इटली कंप्लीट हो गया, साउदर्न इटली कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा मतलब देखा जाए विक्टर इमानुएल टू के हाथ में आ गया, और ये अब इटली की यूनिफिकेशन लगभग 1861 के अंदर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो लेकिन अभी भी देखा जाए 2 स्टेट बाकी था, एक पेपल स्टेट रोम और दूसरा जहां पर पोप का कंट्रोल था, और दूसरा नॉर्दर्न इटली में जो था वेनेशिया, जहां पर अभी भी ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का कंट्रोल है। तो इसको छोड़कर 1861 में देखा जाए जो इटली के यूनिफिकेशन बाकी कंप्लीट हो गया, और वहां से सर्डिनियन जो रूलर थे विक्टर इमानुएल टू, अब इनको इटालियन एम्पायर बनाया गया, मतलब यूनिफिकेशन होने के बाद इटली के एम्पायर बनाया गया 1861 से। ठीक है, अब इनका काम था सिर्फ 2 जगह को कब्जा करना, सिर्फ वेनेशिया और रोम को। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या निकला, डेथ ऑफ काबूर ऑन 6 जून 1861। 1861 में 6 जून को काबूर का डेथ हुआ। अब जो काम करना है अकेले विक्टर इमानुएल टू को ही करना है। स्टिल वेनेशिया एंड रोम वाज नॉट पार्ट ऑफ इटली। उसके बाद क्या है, 1866 इन द बैटल ऑफ सैडवा ऑस्ट्रिया वाज डिफीटेड बाय प्रूसो इटालियन आर्मी, वेनेशिया वाज ट्रांसफर ऑफ इटली। यहाँ पर बेसिकली बोला जाए ये उस टाइम पीरियड के दौरान बात किया जा रहा है जब जर्मनी का भी यूनिफिकेशन चल रहा था, और किसके नेतृत्व में चल रहा था, प्रशिया के नेतृत्व में चल रहा था, और वो किसके खिलाफ, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ। ठीक है, तो पहला वार हुआ था ऑस्ट्रिया के साथ, जो प्रशिया के साथ ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में हुआ था, क्योंकि जर्मनी को यूनिफिकेशन करना है तो ऑस्ट्रिया को हराना है, तो प्रशिया ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने भी उस टाइम में यूरोप के जो डिप्लोमेसी थे उसको कंट्रोल ऑन करता था कि प्रशियन के जो चांसलर थे बिस्मार्क, तो बिस्मार्क ने इस डिप्लोमेसी को अपनाया। उन्होंने क्या किया, वो भी ये सोचा कि हमारे जो दुश्मन है वो ऑस्ट्रियन लोग हैं, हमें अगर जर्मनी की यूनिफिकेशन करना है तो ऑस्ट्रिया को हरा कर करना है, और इटली को अगर जर्मनी को यूनिफिकेशन, इटली को अगर इटालियन की यूनिफिकेशन करना है तो वो भी ऑस्ट्रिया को हराना है। तो दोनों हम लोग एक साथ मिल जाते हैं। तो दोनों ने एक साथ मिलकर, मतलब प्रशिया और इटालियन आर्मी दोनों एक साथ मिलकर ऑस्ट्रिया को खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर ऑस्ट्रिया को हराया 1866 में कौन से बैटल में, बैटल ऑफ सैडवा के ऑस्ट्रिया को हराया, जिसको हम लोग सैडवा के बैटल भी जाने जाते हैं। और इसको हराने के बाद इसमें क्या हुआ, एक तरीके से देखा जाए नॉर्दर्न जर्मनी के जैसे यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ था, उसी तरह से देखा जाए जैसा ये नॉर्दर्न इटली का भी यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ था। मतलब इसके दौरान देखा जाए जो इटली के जो नॉर्दर्न इटली में जो वेनेशिया थे, इस वेनेशिया को भी ऑस्ट्रिया के हाथ से छीन कर लेकर उसको सर्डिनिया के पास आ गया, और इटली के यूनिफिकेशन में अब ये वेनेशिया भी जोड़ गया था। ठीक एक ही प्रोसेस चला 1870 में जाकर। 1870 में क्या हुआ, बैटल ऑफ सेडन, फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूसो इटालियन फोर्सेस एंड रोम वाज यूनाइटेड विद इटली। यहाँ पर भी सेम चीज हुआ था। सेम चीज क्या है कि बैटल ऑफ सेडन हुआ था फ्रांस के अगेंस्ट में, जिसके खिलाफ लड़े थे प्रूसो इटालियन आर्मी, मतलब प्रशिया के आर्मी भी लड़े थे, इटालियन आर्मी भी लड़े थे। और यहाँ पर भी सेम हुआ था कि बिस्मार्क सोचते थे कि जर्मनी की यूनिफिकेशन करना है तो साउदर्न जर्मनी थे फ्रांस के पास, ये साउदर्न जर्मनी जो जर्मनी फ्रांस के पास से अगर छीन लेना है तो हमें फ्रांस को हराना पड़ेगा। अपोजिट साइड में विक्टर इमानुएल टू भी यही सोचते थे कि अगर पेपल स्टेट में जहां पर देखा जाए पोप का कंट्रोल है, और ये पोप जो फ्रांस जिसको सपोर्ट करते, मतलब नेपोलियन थर्ड जिसको सपोर्ट करते थे, अगर रोम को अगर कब्जा करना है तो फ्रांस को हराना है, फिर फ्रांस से सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा, पोप ऐसे ही छोड़ देगा। तो दोनों के दुश्मन एक ही है, तो दोनों फिर से मिल गए। 1870 में जाकर फ्रांस को हराया बैटल ऑफ सेडन में, और हराकर फिर से रोम को कब्जा कर लिया गया, इटली के पास रोम आ गया। अब यहाँ से जाकर देखा जाए इटली की जो यूनिफिकेशन है ये पूरी तरीके से 1870 में जाकर कब्जा हुआ, और उसके बाद से यूरोप का 1870 में जाकर मैप ऐसे बना 1870 में जाकर। तो नेक्स्ट यहाँ इटली के यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हम लोग जिस स्लाइड में जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये उसी टाइम पीरियड के बाद याद किया जा रहा है जहाँ पर जर्मनी की यूनिफिकेशन जब हुआ नहीं था। जर्मनी बहुत सारे छोटे छोटे एम्पायर में बांटा गया था। ये 1815 के आसपास के टाइम पीरियड का यूरोप का मैप है, जहाँ पर जर्मनी बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है। कहीं पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था, तो कहीं पर देखा जाए फ्रांस का कब्जा था, और कहीं पर नेदरलैंड्स का भी कब्जा था। ऐसे छोटे छोटे पार्ट में थे।
फिर ये मैप को अब तुम लोग पॉज करके यहाँ से थोड़ा सा डिटेल्स में देख सकते हो कि फ्रांस के कब्जे में कोई कई जगह में, कहीं पर ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का कब्जा है, ऐसे करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो रिलेट टू जर्मनी यूनिफिकेशन, जर्मनी की यूनिफिकेशन में जो लोग इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था उनके बारे में जानते हैं। हु आर दे, यहाँ पर भी 1 2 3 करके तीनों इमेज डाला गया है। देखते हैं ये 3 लोग कौन है। पहला है फ्रेडरिक विलियम 4, यानी फ्रेडरिक विल्हेम 4। ये जो वहाँ पर प्राशिया के जो वहाँ पर किंग थे या एम्पेरर थे, ये पहला वाला फोटो फ्रेडरिक विलियम 4। उसके बाद जो है ये है विलियम 1 या विलियम फ्रेडरिक लुइस, जिसको काइजर विलियम भी कहते हैं, काइजर फर्स्ट विलियम भी कहते हैं। तो ये दूसरा फोटो है। और मतलब जर्मनी की यूनिफिकेशन के टाइम पीरियड में देखा जाए तो जर्मनी के जो रूलर थे या एम्पेरर थे ये काइजर फर्स्ट विलियम थे। और उसके बाद जो तीसरा जो बंदा है ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था, ये था ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो जर्मनी के, ये पहले प्रशिया के बाद में जाकर जर्मनी के वो चांसलर या प्राइम मिनिस्टर जो भी बोलो वो बने थे। तो ये वो था थर्ड फोटो बिस्मार्क। यहाँ पर बिस्मार्क के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जिसे मैजिशियन ऑफ द डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। बिस्मार्क, ये इसके पहले बताओ कि पूरे 19th सेंचुरी को अगर देखा जाए, 19th सेंचुरी में कौन से टाइम पीरियड में किस बंदा ने कंट्रोल किया था। तो इसमें देखा जाए जैसे 1800 से स्टार्ट करके 1815 तक पूरे यूरोप को उनका के जो पॉलिटिकल पावर थे सबको कंट्रोल करते थे जिस बंदे ने, वो थे नेपोलियन बोनापार्टे। 1815 से स्टार्ट करके 1848 तक ये टाइम पीरियड में अगर पूरा यूरोप को जो कंट्रोल करते थे ये थे प्रिंस मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। और 1848 के बाद से स्टार्ट हुआ अपने जिसका टाइम पीरियड वो था बिस्मार्क। और इनका टाइम पीरियड देखा जाए मतलब 1848 के बाद से लगभग देखा जाए 1862 के आसपास तक ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में यूरोप में यूनिफिकेशन प्रोसेस चल रहा था। मतलब जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन प्रोसेस चल रहा था, सबका मिले जुले थोड़ा थोड़ा करके रोल था। लेकिन 1862 के बाद से, स्पेशली 1870 के बाद से पूरे 1900 तक, मतलब उस हिसाब से देखा जाए 1890 तक पूरे यूरोप को जिस बंदे ने कंट्रोल किया था ये था ऑटो वन बिस्मार्क। ये मतलब इनका जो डिप्लोमेसी था ना, ये बहुत ही उम्दा किस्म का डिप्लोमेसी था। इनके साथ मुकाबला करना डिप्लोमेसी तरीके में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो ऑटो वन बिस्मार्क भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए और उसे बरकरार रखने के लिए भी बाद में जाकर, ठीक है। और बाद में जाकर देखा जाए तो ऑटो वन बिस्मार्क का जो रोल था, ये रोल मतलब उनका जो डिप्लोमेसी लेने का जो तरीका था, इस तरीका को बाद में जब उनको हटाया गया था काइजर सेकेंड विलियम के द्वारा 1890 में, तो उन्होंने बिस्मार्क की जो पॉलिसी है, डिप्लोमेसी पॉलिसी, उस पॉलिसी को मेंटेन नहीं कर पाए। तो उसके जरिए क्या हुआ, उस ना कर पाने के वजह से ही बाद में जाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट हुआ था। तो बिस्मार्क मतलब पूरे यूरोप में देखा जाए एक शांति मेंटेन करने के लिए भी, जर्मनी और यूरोप में शांति मेंटेन करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। तो जर्मनी की यूनिफिकेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रोल थे वो थे फ्रेडरिक विलियम 4, जैसे उनका देखा जाए सन एंड सक्सेसर ऑफ फ्रेडरिक विलियम 3 और प्रशिया। तो प्रशिया के जो रूलर थे उनका उत्तराधिकार है फ्रेडरिक विलियम 4, रिजाइंड एज किंग ऑफ प्रशिया 1840-1861। तो 1840 से 1861 तक उनका टाइम पीरियड है। और इसी टाइम पीरियड के दौरान जर्मनी की यूनिफिकेशन प्रोसेस भी चल रहा था। उसके बाद है विलियम फ्रेडरिक लुइस, जो जर्मन एम्परर थे, बाद में बना था, पहले प्रशिया के एम्परर भी थे। और ये इनका टाइम पीरियड जो है 1861 से स्टार्ट करके 1888 तक उनका टाइम पीरियड चला था। किंग्स ऑफ प्रशिया थे वो तो, और फर्स्ट जर्मन एम्परर भी उनको बोल सकते हो। तो काइजर फर्स्ट विलियम जो अपने काम के लिए पूरे डिपेंडेंट होते थे, जिसके ऊपर वो था ऑटो वन बिस्मार्क के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। और ऑटो वन बिस्मार्क इन 1862 किंग अपॉइंटेड बिस्मार्क एज ए मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ प्रशिया। तो उनको प्रशिया के प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, मतलब प्रेसिडेंट बनाया गया। और फ्रेडरिक थ्री जो उन्होंने क्या किया, जर्मन एम्परर एंड किंग ऑफ प्रशिया, उस टाइम में प्रशिया के जो उन्होंने किंग थे, तो उन्होंने क्या किया, वो प्रशिया के किंग थे, तो उन्होंने इसको अपॉइंट किया था
तो बिस्मार्क को अपॉइंट किया था। और अंडर विलियम वन बिस्मार्क लार्जली कंट्रोल्ड डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स अंटिल ही वाज रिमूव्ड बाय यंग काइजर विलियम टू इन 1819। तो काइजर विलियम के टाइम पीरियड में बिस्मार्क पूरे मतलब डोमेस्टिकली और फॉरेन अफेयर्स के जरिए उन्होंने पूरा कब्जा कर रहे थे यूरोप के पॉलिटिक्स में, और जर्मनी की यूनिफिकेशन को बनाने के लिए और बाद में उस यूनिफिकेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। लेकिन इसके बाद में जो प्रॉब्लम हुआ था 1888 में जाकर काइजर फर्स्ट विलियम का उनका डेथ हो गया, उनके जगह में आए थे काइजर विलियम टू जो एक यंग ब्लड थे, और इन्होंने 1890 में जाकर बिस्मार्क को हटा दिया था क्योंकि ये चाहते थे कि अपना नाम बनाओ। ठीक है, तो ये राजा होकर वो क्योंकि बिस्मार्क उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा नाम बना लिया था, तो बिस्मार्क के अगर नाम था तो मेरा नाम नहीं आएगा, तो इसलिए उन्होंने बिस्मार्क को हटा दिया था 1890 में जाकर। तो उसके बाद से ही गड़बड़ होना स्टार्ट कर देते, वो तो अलग हिस्ट्री है, वो उसके बारे में कभी हम लोग दूसरे दिन चर्चा करेंगे, वो अलग दिन चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए बिस्मार्क ने क्या क्या स्टेप लिया था वो सब चीज़ हम लोग देखते हैं। तो पहला जो यहाँ पर थोड़ा सा पहले एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जर्मनी की यूनिफिकेशन के पहले देखा जाए ये प्रोसेस बहुत ही पहले स्टार्ट हुआ था। जो पहले जर्मनी 300 से ऊपर छोटे मोटे बहुत सारे स्टेट में डिवाइड थे। आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन जब नेपोलियन का राइज हुआ, नेपोलियन ने क्या किया, उन्होंने पूरे ये सब जगह को कब्जा किया, यूरोप में जाकर कब्जा करने का जब स्टार्ट किया तो ये सब जगह को कब्जा किया, और उन्होंने 300 के ऊपर जो छोटे मोटे स्टेट है ये सबको जोड़कर, क्योंकि ये सब अलग अलग जगह में शासन करना बहुत ही मुश्किल था, तो उन्होंने जोड़कर एक बड़ा करके उन्होंने 39 टोटल स्टेट बनाया था। ठीक है, अब ये 39 स्टेट थे, 39 स्टेट में जाकर वहाँ पर अलग अलग वहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे रूलर रखे थे। लेकिन ये जो स्टेट को जोड़ा था गया था, ये स्टेट में जोड़ने के बाद वहाँ के जो लोग थे उस लोगों के अंदर भी यूनिफिकेशन के मतलब उनको समझ में आए थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1850 में जाकर नेपोलियन को हटाया गया, तो वहाँ के जो लोग थे वो लोगों को ये मानना था कि आप तो ये सिस्टम आ गया, फिर से 1815 के वियना कांग्रेस के बाद से फिर जर्मनी को बांटा जा रहा था, तो वहाँ पर उस लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और उनके बीच में तब से ये सिस्टम चल रहा था। और भी छोटे मोटे चीज़ हुए, जैसे जोलबरेन नाम का एक चीज़ आए थे, जोलबरेन जैसे हमारे इंडिया में जैसे जीएसटी वाला सिस्टम है, वहाँ पर भी वही सिस्टम आए थे। एक यहाँ पर ये एक सिस्टम है कि वहाँ पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, जिस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ये चीज़ देखा जा रहा था कि अलग अलग स्टेट्स में अगर अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम रहा तो उसमें क्या होता है, एक सामान जो दूसरे स्टेट में जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा उनका मतलब ड्यूटी देना पड़ता है, और उसके वजह से सामान का प्राइस भी बढ़ जाता है। जैसे इंडिया में देखा जाए, इंडिया में अगर गुजरात से कोई सामान अगर अरुणाचल प्रदेश तक आए तो बीच में बहुत सारे स्टेट आता है, तो उसके वजह से क्या है, गुजरात में भी उसको टैक्स देना पड़ रहा है, उसके बाद देखा जाए एमपी में टैक्स देना पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ में टैक्स देना पड़ रहा है, बिहार में देना पड़ रहा है, वेस्ट बंगाल में देना पड़ रहा है, ऐसे करके अगर जाए तो सामान का प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको हटाने के लिए क्या है, एक सेंट्रल टैक्स सिस्टम होना चाहिए कि एक बारी टैक्स दो और एक बारी निकल लो, तो ये सिस्टम होना चाहिए। तो ये इंडिया में जीएसटी सिस्टम था, तो तब के तब देखा जाए वहाँ पर एक जोलबरेन नाम का सिस्टम ले आया गया, जो उसके वजह से ये मतलब एक बारी टैक्स दो और सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहेगा, सभी स्टेट। तो 39 स्टेट को इसी तरह से बनाया गया था, सभी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए गए थे। तो इसके वजह से क्या हुआ, उन लोगों के बीच में एक यूनाइटेड भावना भी आना स्टार्ट कर दिया। ये भी एक तरीका था। उसके बाद हुआ कि रेलवे सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया था। रेलवे के वजह से एक जगह का लोग दूसरी जगह में जाना स्टार्ट कर दिया था, तो उनके दोनों के बीच में जो मेल जुल था वो भी बढ़ना स्टार्ट कर दिया। और फाइनली 1848 के में जाकर एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी हुआ था। यस, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाकर भी ये डिसाइड किया जा रहा था कि हम लोग एक साथ रहेंगे। और ये जो लेकिन उस पार्लियामेंट में कमी था कि ये चीज़ है कि वहाँ पर सिर्फ बूढ़े लोग पार्टिसिपेट किए थे, और उस पार्लियामेंट में बूढ़े बैरिस्टर लोग पार्टिसिपेट किया था। और उस पार्लियामेंट में सबसे बड़ा जो चीज़ है कि यंग ब्लड पार्टिसिपेट नहीं किया था। और मतलब हम लोग तो यूनिफिकेशन होना चाहते हैं, लेकिन किस प्रोसेस के बेसिस में, ये वहाँ पर देखा नहीं गया था। तो इसको उसको उस टाइम के जो मतलब प्रशिया के जो रूलर थे तो फ्रेडरिक विलियम, उन्होंने भी इनको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो इसको मतलब जूस टाइप का वो लोग गवर्नमेंट चाहते थे, वो चाहते थे लिबरल टाइप का गवर्नमेंट। तो वो फ्रेडरिक विलियम सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि फ्रेडरिक विलियम को चाहते थे मोनार्की सिस्टम चाहते थे। तो जो भी हो, ये हुआ नहीं। लेकिन फाइनली ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ 1862 में जाकर। ठीक है, जब बिस्मार्क वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया प्रशिया के द्वारा। जब प्रशिया का प्रेसिडेंट चेंज हुआ, काइजर फर्स्ट विलियम आए, और बिस्मार्क को जब बनाया गया तो बिस्मार्क की आकर उन्होंने जो पॉलिसी लिया गया था, ये पॉलिसी था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो ये पॉलिसी को लेकर उन्होंने स्टार्ट किया अपना काम। कैसे? वियना कांग्रेस अलाउड 38 किंगडम्स। तो वियना कांग्रेस में आप 38 किंगडम आए थे। डेनमार्क, और 39 वाला कौन सा था, वो था प्रशिया। डेनमार्क के पास 2 स्टेट था, स्लेज्विक एंड हॉलस्टेन, ये 2 था।
और उसके साथ साथ ऑस्ट्रिया के पास किंगडम ऑफ बैवेरिया, बैडेन एंड वुटेमबर्ग था, और फ्रांस के पास था नॉर्थ जर्मन स्टेट्स। तो ये सब जगह, सभी जगह के मतलब बाहर के जो डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इन सब के पास बांटा था। अब 1863 के बाद है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पूरे काम। तो ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के बारे में चल रहा है। यहाँ पर 1863 में डैनिश के साथ एक वार हुआ था। तो यहाँ पर स्पेशली ये वार होने का काम था कि यहाँ पर बिस्मार्क अपने डिप्लोमेसी को यूज़ किया, ऑस्ट्रिया के साथ उन्होंने दोस्ती बनाई। ऑस्ट्रिया को बोला कि हम लोग डेनमार्क को अटैक करेंगे और उसके पास जो जगह है स्लेज्विक एंड हॉलस्टेन, ये जगह को कब्जा करेंगे, कब्जा करके ये दोनों को आपस में बांट लेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर स्लेज्विक हॉलस्टेन में देखा जाए उस टाइम में वहाँ पर जर्मन लोग भी रहते थे, ऑस्ट्रियन लोग भी रहते थे। तो ऑस्ट्रियन का भी शुरुआत थोड़ा सा जुड़ा हुआ था। तो इसके वजह से ऑस्ट्रिया प्रशिया मिलजुल कर डेनमार्क को अटैक किया। 1860 में डेनमार्क को हराया और फाइनली में जाकर 1864 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ। उस वियना के जो ट्रीटी हुआ था, ये दूसरा ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ वियना 1864। उसके वजह से क्या हुआ, जो डेनमार्क का तो पत्ता कट गया। अब वहाँ से क्या हुआ, स्लेज्विक हॉलस्टेन को कैप्चर करने के बाद ये दोनों आपस में बांट लिया। स्लेज्विक एक के पास आया, हॉलस्टेन दूसरे के पास गया इसमें। लेकिन इसमें इसी तरह से डिजाइन किया जाता है बिस्मार्क अपने पॉलिसी को कि मतलब इस पॉलिसी के अंदर भी थोड़ा सा खामी था, जिस खामी की वजह से बाद में जाकर वो ऑस्ट्रिया को अटैक कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने स्लेज्विक को उन्होंने दिया गया था ऑस्ट्रिया को, और स्लेज्विक में बहुत सारे लोग वहाँ पर जो प्रशिया के साथ जुड़ना चाहते थे। तो बाद में जाकर वहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट किया कि वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग प्रशिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो बिस्मार्क इसी मुद्दे को फायदा लेकर बाद में जाकर ऑस्ट्रिया को अटैक किया था। उन्होंने बोला था कि हमारे लोग हमारे पास आना चाहते, तो अब तुम वहाँ पर शासन करने के लायक नहीं हो, तो हमें हमारे स्टेट को दे दो। तो इसे करके मुद्दा उठाया गया था। अब 18 उनके पास तो 2 स्टेट था ही। अब वहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट जो पास्ट स्टार्ट हो रहा है, बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ ट्रीटी प्रशिया वुड एडमिनिस्टर स्लेज्विक एंड ऑस्ट्रिया वुड एडमिनिस्टर हॉलस्टेन। तो यहाँ पर ये टर्म्स ट्रीटी साइन हुआ था कि प्रशिया स्लेज्विक मिलेगा, ऑस्ट्रिया को हॉलस्टेन मिलेगा। डिस्प्यूट्स ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 प्रोविंसेस वुड लीड टू ऑस्ट्रो प्रशियन वार। तो ये 2 प्रोविंसेस बाद में जाकर वही इसी तरह से लिया गया, हॉलस्टेन को ऑस्ट्रिया को दिया गया, स्लेज्विक प्रशिया को मिला। अभी हॉलस्टेन में कुछ लोग वहाँ पर देखा जाए, कुछ लोग वहाँ पर जो प्रशियन लोग थे जो प्रशियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते, लेकिन प्रशिया उनको तो हॉलस्टेन मिला था, ऑस्ट्रिया को मिला, तो यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था बाद में जाकर। अब हुआ और विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क के पत्ता कट गया। अब 1866 के बाद है, यहाँ पर जाकर देखा है सीक्रेट ट्रीटी ऑफ बियारिट्ज ऑन 4 अक्टूबर 1865। नेपोलियन थर्ड प्रॉमिस प्रशियन प्राइम मिनिस्टर्स ऑटो वन बिस्मार्क फ्रांस न्यूट्रली। यहाँ पर जो चीज़ है कि आप ऑस्ट्रिया के साथ प्रशिया के अंदर झगड़ा स्टार्ट हो रहा था। इसी दौरान बिस्मार्क ने डिप्लोमेसी स्टार्ट किया। उन्होंने फ्रांस के साथ उन्होंने दोस्ती बनाए और नेपोलियन थर्ड को उन्होंने मना लिया इस काम के लिए कि मैं जब मतलब प्रशिया जब ऑस्ट्रिया को अटैक करेगा तो फ्रांस न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, वो किसी के पास नहीं आएगा, किसी के नहीं जाएगा। तो इसी तरह से नेपोलियन थर्ड को मना लिया। अब फ्रांस लेकिन देखा जाए इसी दौरान इताली का यूनिफिकेशन भी चल रहा था। तो इताली के यूनिफिकेशन के दौरान इताली का भी मतलब लिया गया, मतलब प्रशिया और इताली दोनों मिलकर ऑस्ट्रिया को अटैक किया गया था इस टाइम। और इताली इस जो बैटल हुआ था 1866, इसके दौरान इताली के यूनिफिकेशन के वजह से वहाँ पर उनको वेनेसिया मिला, जो अभी मैं इस वीडियो में पहले ही बताया था। तो दोनों को उस टाइम चल रहा था। तो यहाँ पर फ्रांस वुड गेट लुक्सेमबर्ग एंड इटली टू गेट वेनेशिया। और ये डिसाइड हुआ था कि ऑस्ट्रिया को हरा अगर दे सकता हो तो फ्रांस को लुक्सेमबर्ग मिलेगा और इटली को वेनेशिया मिलेगा। तो इस और प्रशिया को क्या मिलेगा, प्रशिया को ऑस्ट्रिया को हराकर जो ये जो मतलब हॉलस्टेन है, हॉलस्टेन मिलेगा। तो और उसके साथ साथ ऑस्ट्रिया के पास और भी जो चीज़ है, जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रिया के पास क्या है, किंग्स टॉमस ऑफ बैवेरिया, बैडेन एंड वुटेमबर्ग, ये सब मिलेगा, प्रशिया को मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब तीनों का स्वार्थ इसमें जुड़ा था। तो इटली और प्रशिया इस के वजह से दोनों एक साथ आ गए। और नेपोलियन थर्ड ये सोच रहा था कि हमें तो बैठे बैठे हम लोगों को लुक्सेमबर्ग मिल जाएगा। तो इसके वजह से फ्रांस भी इस बैटल में वो न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहे थे। अब 7 वीक्स वार हुआ इन 1866 इन द बैटल ऑफ सैडवा। इसमें क्या हुआ, ऑस्ट्रिया एंड हर एलाइज गॉट ए ह्यूमिलेटिंग डिफीट। तो उसको हराया गया, बहुत बुरी तरीके से ऑस्ट्रिया को हराया गया। द ट्रीटी ऑफ प्रेगू, अब उसके बाद प्रेगू का ट्रीटी साइन हुआ, डिसॉल्व द जर्मन कॉन्फेडरेशन इन फेवर ऑफ प्रशियन डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले जो जर्मन फेडरेशन कॉन्फेडरेशन सिस्टम थे इसे बंद किया गया, जिसके ऊपर ऑस्ट्रिया का कब्जा था वो बंद किया गया। और उसके जगह में क्या हुआ, प्रशियन डोमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। मतलब आप ये सब जगह, ये जो हार्डेनबर्ग, बैडेन या हॉलस्टेन, स्लेज्विक और उसके साथ साथ ये सभी जगह में देखा जाए यहाँ प्रशिया का कंट्रोल आ चुका था।
आप और इटली को उनका सपना भी मिल गया, उनको जो वेनिशिया मिलना था वो मिल गया उनको। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, द पीस सेटलमेंट ट्रांसफर्ड होल्स्टेन टू प्रशिया एंड फोर्स्ड ऑस्ट्रिया टू ऑफिशियली रिमूव इटसेल्फ फ्रॉम ऑल जर्मन अफेयर्स। तो इसमें क्या हुआ है, ये पीस सेटलमेंट हुआ गया कि होल्स्टेन प्रशिया को मतलब ऑस्ट्रिया जो करेंगे होल्स्टेन को प्रशिया को दे देंगे, और ऑस्ट्रिया अपना जितना भी ऑफिशियल जो रूल्स चलाते थे ये सबको मतलब हटा लेंगे, और जर्मन के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में ऑस्ट्रिया का कोई भी कब्जा नहीं रहेगा, मतलब ऑस्ट्रिया का पत्ता भी यहाँ से कट गया। ठीक है, अब फ्रांस के साथ डिबेट स्टार्ट हुआ कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रांस के साथ डिबेट। मतलब ये जो वार हुआ था, इस वार के वजह से फ्रांस को क्या मिलने वाला था, ये था लुक्सेमबर्ग, लेकिन प्रशिया दिया नहीं, मतलब बिस्मार्क दिया नहीं। तो नेपोलियन थर्ड के साथ बिस्मार्क का दुश्मनी स्टार्ट हो गया था, और यहाँ से बेन प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अभी भी जर्मनी के एक पार्ट जो फ्रांस के अंदर था, तो बिस्मार्क को वो चीज़ चाहिए था। तो बिस्मार्क अपने डिप्लोमेसी में इतना ऊपर थे कि वो जो ट्रीटी उन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ किया था, उस ट्रीटी में ही फ्रांस के साथ बैटल का इंडिकेट दिया था उन्होंने। अब उन्होंने क्या किया, विथ ऑस्ट्रिया आउट ऑफ बिस्मार्क वे, हिज नेक्स्ट ऑब्स्टेकल वाज द स्केप्टिसिज्म और द साउदर्न प्रोविंसेस। तो उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया के साथ बैटल होने के बाद अब उनके पास जो नेक्स्ट टारगेट था वो की था साउदर्न प्रोविंसेस। इन 1870 बिस्मार्क फोर्स्ड ए नोट फ्रॉम द फ्रेंच एम्बेसडर। तो 1870 में बिस्मार्क एक फ्रेंच एम्बेसडर को एक नोट लिखा था, इम्प्लाइंग दैट एम्बेसडर हैड इंसल्टेड द प्रशियन किंग। तो उसके रिप्लाई जो आया था उसके वजह से ये चीज़ आया कि प्रशियन किंग को वो इंसल्ट कर रहे। आफ्टर ही लीक्ड दिस लेटर टू बोथ पॉपुलेशंस, द पीपल ऑफ फ्रांस एंड प्रशिया रूस्ड बाय नेशनलिस्ट सेंटिमेंट फ्रोज अप इन फेवर और वार। ठीक है, इसका एक मतलब यहाँ पर होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि 1870 में जाकर, मतलब 1866 में तो वो चीज़ प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, लेकिन फ्रांस को लुक्सेमबर्ग नहीं मिला। फ्रांस अब नेपोलियन थर्ड तो प्रशिया के ऊपर वो दुश्मनी थे, और बिस्मार्क ये सोचते थे कब साउदर्न पार्ट से, जर्मनी के साउदर्न पार्ट से वहाँ पर फ्रांस को हटाया जाए, उसको प्रशिया के अंदर लेकर एक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट किया जाए। तो उनको ये सोचना था, तो उनको सिर्फ अब मौके के तलाश कर रहे थे, और वो सोचते थे कैसे तरह से हम लोग फ्रांस को बर्बाद करें और इसी तरह से हम लोग जर्मनी की यूनिफिकेशन कंप्लीट करें। तो वो सिर्फ मौके का फायदा लेने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो बिस्मार्क ने फाइनली क्या किया, उन्होंने फ्रेंच के जो एम्बेसडर थे उनको एक लेटर लिखा, और उस लेटर के रिप्लाई में एक लेटर आया, जिस लेटर आए थे वो प्रशिया के जो किंग थे विक्टर इमानुएल II, उनके लिए ये लेटर आए थे। लेकिन बिस्मार्क ने क्या किया, बिस्मार्क ने यहाँ पर डिप्लोमेसी यूज किया। उन्होंने उस लेटर को थोड़ा सा काट छाट कर, मैंने उनको अलग तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट कर उन्होंने फिर से वो एम्बेसडर को भेज दिया, और उसमें ये उस टेलीग्राम के जरिए भेज गया था। और वो जो टेलीग्राम था उसका नाम था एम्स टेलीग्राम। एम्स टेलीग्राम मतलब एम्स नाम का एक जगह में उस टेलीग्राम को भेजा गया था। अब ये टेलीग्राम इसी तरह से बनाया गया कि जैसे प्रशियन मतलब किंग वो फ्रेंच के एम्बेसडर को उनको बहुत उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, और एक एम्बेसडर के साथ बुरा व्यवहार करना मतलब एक नेशन को बुरा व्यवहार करना उसके साथ। तो बिस्मार्क ये अपने पॉलिसी को यूज किया था। उस लेटर को उन्होंने क्या किया, फ्रांस के लोगों के सामने और प्रशियन के लोगों के सामने, दोनों के सामने ये पब्लिश कर दिया। आप दोनों ही भड़क गए अपने नेशनलिटी को लेकर, तो दोनों के बीच में आप लड़ाई करना भी जायज हो गया था। और फ्रांस के लोग चाहते थे कि नेपोलियन थर्ड आप लड़ाई करें, और क्योंकि नेपोलियन थर्ड के पास भी और कोई मौका नहीं था, क्योंकि अपने लोग ही चाहते हैं अपने मतलब प्रशिया के अगेंस्ट में लड़ाई करें। और इससे पहले 1866 के जो वार हुआ था प्रशिया के साथ, जो ऑस्ट्रिया के अंदर जो वार हुआ था, उसमें फ्रांस न्यूट्रलिटी मेंटेन किया था। उसके वजह से उनको लुक्सेमबर्ग मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। तो फ्रांस के जो लोग थे ना, कॉमन पीपल, वो पहले से नेपोलियन थर्ड के ऊपर भड़क गए थे। तो वो सोच रहे थे कि इस वार में हम लोग न्यूट्रलिटी मेंटेन करके हमें क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो वो इसके लिए देखा जाए कि आप वो चाहते थे नेपोलियन थर्ड कुछ एक्टिविटी करे। तो नेपोलियन थर्ड आप भड़क गए, वो आप एक्टिविटी करने के लिए चले गए प्रशिया के अगेंस्ट में, मतलब बिस्मार्क के साथ, और उनका अब दुश्मनी स्टार्ट हुआ यहाँ से। इन जुलाई 1870 फ्रांस डिक्लेयर्ड वार ऑन प्रशिया। तो 1870 की जुलाई में प्रशिया के खिलाफ उन्होंने वार डिक्लेयर किया। इन द बैटल ऑफ सेडन फ्रांस वाज डिफीटेड। तो इस बैटल के दौरान फ्रांस को डिफीट किया गया था। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ मेंशन करता हूँ, इस बैटल के दौरान फ्रांस को कोई मदद नहीं मिला था, क्योंकि फ्रांस 1866 का जो बैटल हुआ था सैडवा का, उस टाइम में ऑस्ट्रिया को उन्होंने मदद नहीं की थी। तो ऑस्ट्रिया आप फ्रांस को मदद करने के लिए नहीं आए थे। और दूसरी बात है इटली प्रशिया मिल गए थे। क्यों? मैंने पहले ही बोला था, इटली के यूनिफिकेशन के दौरान 1870 के आसपास में इटली को जो चाहिए था वो था पेपल स्टेट रोम।
तो रोम का किसके उसके ऊपर किसका पावर था? नेपोलियन थर्ड का पावर था, मतलब फ्रांस के जो रूलर थे उसका पावर था। तो उनका भी कॉमन दुश्मन हो रहा था। तो इसलिए इटली और रशिया दोनों मिल गए, दोनों मिलकर उन्होंने अटैक किया था फ्रांस को। तो फ्रांस दो डबल आर्मी के सामने लड़ नहीं पाए, वो हार गए 1870 के जुलाई में। अब यहाँ से फ्रांस को यहाँ से क्या हुआ, जो जर्मनी के जो साउदर्न पार्ट है ये पूरा प्रशिया के अंदर आ गया, और ऊपर से देखा जाए जो पेपल स्टेट रोम था इसके ऊपर भी इटली के कब्जा हो गया, मतलब दोनों का यूनिफिकेशन यहाँ से कंप्लीट हुआ था। तो देखते अल्सास एंड लॉरेन वाज ट्रांसफर्ड टू जर्मनी। इसके वजह से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, अल्सास और लॉरेन ये दो एरिया को जर्मनी को ट्रांसफर किया गया इस पीस सेटलमेंट के जरिए, अलोइंग प्रशिया टू डिक्लेयर द जर्मन एम्पायर और सेकेंड रीच ऑन जनवरी 21 1870। तो 1871 में जाकर एक जर्मन एम्पायर को घोषणा किया गया था, प्रशिया ये घोषणा किया था। तो अल्सास लॉरेन ये जो वहाँ का नेचुरल जो रिसोर्स है ये सबसे ज्यादा मिलता था। और अभी फ्रांस देखा जाए, फ्रांस इतने दिन तक इसको यूज करके जितना इतना ज्यादा पावरफुल हो रहे थे, अब ये जगह जर्मनी के अंदर आ गई और अब जर्मनी इसको यूज करेगा। तो जर्मनी की यूनिफिकेशन हो गया, ये आ गया, और फ्रांस को मतलब ये चीज फ्रांस को हजम नहीं हुआ। जो भी हो, फाइनली देखा जाए ये अल्सास लॉरेन को लेकर ही बाद में जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ था, जिसके वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ था। और फ्रांस और जर्मनी के अंदर जो ये प्रॉब्लम ये तब से था। On 18 January 1871, at the Versailles Palace Hall of Mirrors in France, Italian and German unification got a final touch. तो 1871 के 18 जनवरी में वर्सेलिस पैलेस में जो हॉल ऑफ मिरर में यहाँ पर फ्रांस और इटालियन दोनों मिल, मतलब फ्रांस ने क्या हुआ, मतलब उनका इटालियन और जर्मनी दोनों के सामने उनका ट्रीटी साइन करना पड़ा था, और फाइनली दोनों का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ यहाँ पर फ्रांस को हराकर। ठीक है, तो ये वीडियो यही तक। इस वीडियो में हम लोग इटली और जर्मनी दोनों का यूनिफिकेशन प्रोसेस को हम लोग को डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस किया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो केस है उसको लेकर हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, और उसी वीडियो को में हम लोग ये जो पूरा मतलब चैप्टर है ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आज यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।